9 सवा 9 बजे का समय था। मेरी वाइफ को उनकी छोटी बहन का फ़ोन आया, हमारी लोकल लैंग्वेज में उर्दू में, मेरा पति जी हमका माफ़ कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? तब उसने मुझे बताया कि मैंने सल्फस खाई है। जैसा कि आप जानते हैं ऐसे केसेस में जो हत्या होती है वो ससुराल में होती है। हम गए, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। अगर डाउरी की डिमांड हमें करनी होती तो हम इतने पैसे उनके पिताजी के इलाज के खर्चा ही नहीं करता मैं। सबसे पहले कंडीशन ये है कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज उस बीच में अगर हत्या होगी तो उसको डाउरी डेथ माना जाएगा। जब छानबीन रूम की कर रहे थे तो इन्हें सुसाइड नोट मिला। ग्राउंड लेवल से लेके जज के कुर्सी तक जो बैठा है सबको पता है कि 304B में 99% बंदे जो आ रहे हैं उनको फ्रेम किया जा रहा है, खाली वो बेगुनाह है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आप भागते हो पुलिस से, वो भी एक जेल लाइफ की तरह होता है। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत और आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव होने वाला है, दैट इज डाउरी डेथ, जो है 304B इन आईपीसी। पहले तो हम बात करेंगे कि ये 304B ऐड क्यों किया गया था। उसके साथ साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ राहुल जी से। ये एक्यूज्ड हैं एक ऐसे केस में जिन पर आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ की खुद हत्या की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 304B है क्या, दैट इज डाउरी डेथ। तो इसको लाया क्यों गया था? जब हम किसी को कवर कर सकते हैं, अगर किसी का मर्डर होता है तो हम उसको कवर कर सकते हैं 302 में, तो क्या जरूरत थी 304B लाने की? द थिंग इज, ऐसे केसेस में जहाँ पर जो नई शादी होकर लड़की आती है उसको मार दिया जाता है, उसके बाद 302 में उसे इम्प्लीकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है जो उसका एक्यूज होता है। क्योंकि ऐसे केस में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो मेंस इंटेंट पता करना कि क्या वजह हुई मारने की, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको 302 में किसी को सज़ा करानी है वो काफ़ी ज़रूरी है, उसमें काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं ऐसे केसेस में जो हत्या होती है वो ससुराल में होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था, कोई आई विटनेस नहीं मिलता था उस हत्या का। इसके अलावा जो भी एविडेंसेस होते थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे। तो 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, जिसमें ये मेंशन है कि पहले से प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये हत्या हस्बैंड ने उसके रिलेटिव ने की है। नाउ ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है एक्यूज पर, उसको प्रूव करना पड़ता है कि उन्होंने वो हत्या नहीं की है। इसलिए 304B को अलग से ऐड किया गया। हालांकि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होने से पहले 4-5 ये फैक्टर्स हैं जो उसमें ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज उस बीच में अगर हत्या होगी तो उसको डाउरी डेथ माना जाएगा। द सेकंड वन इज कि डाउरी की डिमांड की गई हो। द थर्ड वन इज उस जो विक्टिम है उसके साथ हरेसमेंट हुआ हो, और वो भी सून बिफोर डेथ। अगर ये सब फैक्टर्स हम प्रूव कर पाते हैं तो इसमें प्रेजम्पशन एक्यूज के ऊपर चले जाता है। उसे प्रूव करना होता है कि उसने ये हत्या नहीं की है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं आपको। अगर ये 302 में कवर होता तो क्यों इसको मुश्किल होता किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट करना। अगर किसी को जला के मार दिया जाता है और उसके बाद ये स्टोरी बताई जाती है कि इट वॉज अ एक्सीडेंटल डेथ, वो किचन में काम कर रही थी और आग लगने की वजह से बॉडी बर्न हो गई और वो एक्सपायर हो गए। ऐसे केसेस में ये काफ़ी मुश्किल है ये पता करना कि वो एक्सीडेंटल डेथ थी या उसको जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ना तो उसका कोई आई विटनेस होता। अगर आई विटनेस होता है तो फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो तो सच्चाई बताएंगे नहीं। इसके अलावा इंटेंट क्या था, मेंस रिया क्या था उसको मारने का, ये भी क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए 304B को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली 304B में कैसे प्रोसीजर होता है। खुद एक्यूज ऐसे केस में मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो राहुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शुक्रिया। और मैं आपसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ जी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी लाइफ रही है, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। भैया, हम बिलोंग करते हैं यूपी सुल्तानपुर से, ठीक है, लेकिन वहाँ से आना जाना, वहाँ रहना हमारा बहुत कम रहा है। हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई है। ओके। मेरी 2013 में शादी हुई मेरी वाइफ प्रीति से, और उसके बाद फिर हम वापस बॉम्बे ही चले गए थे। शादी वादी सब निपटने के बाद तो बॉम्बे में ही रह रहे थे, सारी चीज़ें बढ़िया थी। ये तो 2016 में जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद फिर हम मतलब मूव ऑन किए, हम लोग यूपी आए, क्योंकि मेरे पापा रिटायर के बाद उनको घर पे रहना था, गांव में रहना था। तो वहीं से फिर सारी चीज़ें चल रही थी, मेरा बिजनेस था, सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये 2019 में जो ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ है, तो तब से फिर अब ऐसी चीज़ें हो गई है कि मेरे मम्मी पापा और मेरा बेटा वो गांव में ही रहते हैं। नहीं तो हमारा यूपी से बहुत कम कोई वैसा रिलेशन था। हाँ, हम आते जाते थे क्योंकि वो हमारा रूट है,
लेकिन प्रॉपरली स्टे करना एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये कभी नहीं हुआ था, और ये सारी चीज़ें 2016 के बाद से हुई है। ओके, तो आप मुझे पहले ये बताइए, उस इंसिडेंट से पहले जो भी आपके वाइफ के साथ रिलेशन था वो कैसा था? भैया एक दोस्त के साथ रिलेशन कैसा होता है आपका? बहुत बढ़िया होगा जी। तो हम कभी इस तरीके से तो रहे नहीं भैया कि हस्बैंड वाइफ है, हम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रहते थे, सारी चीज़ें शेयर करते थे, हंसते थे। तो हमने यही रखा था कि हम एक दोस्त की तरह रहेंगे, क्योंकि आप दोस्त से कुछ नहीं छुपा सकते हो। आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो भी आप कुछ चीज़ें छुपाओगे, मैनिपुलेट करोगे, बहुत जगह पे होता है। तो हमने वो चीज़ें रखी नहीं, हम तो दोस्त की तरह थे, हम तो सारी चीज़ें शेयर करते थे। बहुत अच्छा खासा, बहुत खुशहाल परिवार था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी हमारी 3 फरवरी तक। उस दिन जो वो मनहूस दिन था, जिस दिन उसने वो कदम उठाया, ठीक है, उसके बाद से दुनिया बदल गई। उसके पहले की दुनिया अगर आप मुझे पूछो तो शायद ही वैसी किसी की रही होगी, पर उसके बाद की दुनिया बहुत बहुत गंदी थी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन? आप कुछ नहीं भैया, बात ऐसी थी कि 3 फरवरी का दिन था, मैं कुछ दिन पहले ही अपने गांव आया था बाहर से, तो क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था 16 जनवरी को, तो मैं वही पीरियड में आया हुआ था। फिर मैं रुका था कुछ दिन, क्योंकि मुझे वापस से ये इंसिडेंट हुआ, इसके 2-3 दिन बाद मुझे वापस से जाना था कुछ काम से, मेरा बिजनेस चलता है उस रिलेटेड। मेरे पापा भी वो टाइम पे नहीं थे यूपी में, वो बॉम्बे में थे। मेरी मम्मी थी, बेटा, मैं और मेरी वाइफ थे हम। तो मॉर्निंग में मैं वही, ठंड का महीना था ही, 3 फेब, अच्छा खासा कोहरा था। तो मेरी वाइफ आई सवेरे, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने की सवेरे की आदत है। तो वो आई, उसने मुझे नॉर्मली पूछा कि आप कॉफ़ी लोगे? मैंने कहा हाँ। वो कॉफ़ी ले आई, मैं कॉफ़ी अपनी पी रहा था, बेटा मेरे बाजू में ही था, लेटा हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद ये फिर आई, इसने कहा कि आप नाश्ता कुछ लोगे? मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर कुछ नहीं, मैं कॉफ़ी पी के, को ठंड का टाइम था ही तो आलस लग जाती है, तो मैं अपनी रजाई में, ब्लैंकेट में मैं लेट गया। थोड़ी देर के बाद ये आई तो फिर मैं ऐसे ही उठ के बैठ गया उससे बात करने के लिए, क्योंकि इसकी कुछ दिन के बाद विदाई थी, इसके कजिन की शादी थी। तो कुछ प्रिपरेशन थे जो हमारी तरफ से भी थे, क्योंकि लड़की को भी, मतलब अब मेरी तो वाइफ है तो हमें विदा करना होता है। तो वही सारी बातचीत चल रही थी कि कैसे होगा। और फिर वही फरवरी का महीना था, फिर में ये रिटर्न आ जाती, शादी वादी सब निपटा के, और मार्च में हम लोग वापस सारे रिलोकेट हो रहे थे मुंबई के लिए, क्योंकि कुछ हमने सोच के रखा था वाइफ के लिए, क्योंकि स्टडीज़ में बहुत ब्रिलियंट थी वो। तो मेरे पापा की ये इच्छा हमेशा से रही है कि इसको IAS की तैयारी कराया जाए। तो सारी पूरा सेटअप हमने कर लिया था बॉम्बे में, हमने इंस्टीट्यूट भी देख रखा था, सारी चीज़ हो गई थी। बस ये था कि ये शादी हो जाए, फिर हम मुंबई चले जाएंगे और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। अच्छा, ये तो पहले ही हमें करना था उसको IAS के लिए, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि बेटा जस्ट बॉर्न हुआ था, छोटा था, तो नहीं माँ के बगैर उतना रह पाए। तो यही सारे डिस्कशन चल रहे थे, इतने में उसने मुझे बीच में इंटरप्ट किया और उसने मुझे कहा कि हमारी लोकल लैंग्वेज में, अवधी में, उसने कहा पति जी हमका माफ़ कर दा। तो मैंने कहा क्या हुआ? तब उसने मुझे बताया कि मैंने सल्फस खाई है। अब भैया मैं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे उसके पहले ये सल्फस सुना था, पर वो क्या है क्या नहीं, उस वक्त मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं उसका रिएक्शन देख के, उसके बात करने तरीके से मैं समझ गया ये पॉइजन है। तो मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, तो वो बता ही नहीं। अच्छा, सल्फस एक ऐसी चीज़ है, तो बाद में मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो मुझे पता चला कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है शरीर में। तो मैंने फिर अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया बॉम्बे, जो कि डॉक्टर ही हैं। तो उनसे मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तुम्हारी भाभी ने सल्फस खा लिया, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा भैया कुछ मत करो, तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, घर पे कुछ नहीं कर पाओगे, और बहुत जल्दी ले जाओ। तो अब उसे मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें हिम्मत ही नहीं रह गई। तो मैं इसे जैसे तैसे वॉशरूम तक ले गया कि अगर उल्टी हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने फिर मम्मी को मेरे आवाज़ लगाया कि मम्मी नींबू पानी, मतलब शरबत ले आओ आप। शरबत उसको दिया, हार्डली उसने एक सिप ली होगी भैया, और बैठ गई। हल्का सा, बहुत हल्का सा झाग निकला उसके मुंह से, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि या वॉमिट कर ले, तो वो कुछ नहीं कर पा रही है। फिर इतने मेरे बड़े पिताजी और मेरी अम्मा थे, ये दौड़ के आए। फिर मेरी मम्मी आई, क्योंकि मैं तो उठा नहीं पा रहा था। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, हमारा हंसी मजाक इतना होता था हम आपस में कि मैं उसको कभी वैसे मजाक मस्ती में उठा लेता था या कुछ होता था। उस दिन भैया मैं उसको उठा नहीं पाया। आप सोचिए, ऐसा तो था नहीं कि एक दिन में कोई वेट गेन हो गया हो, कुछ हो गया हो, पर मैं उठा नहीं पाया उसे। फिर हम चारों जन ने हम उसे उठा के हम लोग बेडरूम तक ले गए। तो मेरे बड़े पिताजी ने कहा कि तुम एक काम करो, डॉक्टर ले आओ तुरंत। 6:15 6:30 बज रहा था भैया, सवेरे का।
संडे का दिन था, 3 फरवरी 2019। मैं गया, मैं जाके जैसे ही मतलब मैंने डॉक्टर जो भी वहाँ 2-3 डॉक्टर थे मैंने देखे तो कोई अवेलेबल नहीं था। तो इतने में बड़े पिताजी ने कहा मुझे फ़ोन करके कि तुम आओ, हम लेके चलेंगे इन्हें। अब क्योंकि छोटा शहर है, ठीक है, तो कोई बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल्स तो है नहीं वहाँ पे, तो जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं वैसा था। तो आए हम, जब तक इसको लेके गए तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे को ना उस दिन के बाद से ना भैया गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ी नाराज़गी होने लग गई, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आपने सेटअप करके रखा है तो एक डॉक्टर तो अवेलेबल होना चाहिए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, क्योंकि इमरजेंसी बोल के तो आएगी नहीं ना, वो तो कभी भी आ जाएगी। हम गए, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। कम से कम भैया 10-15 मिनट तो वहाँ हमारा बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। और वही 10-15 मिनट वही क्रूशियल थे। अगर डॉक्टर मिल गए होते तो शायद इस समय आप मेरा पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते और मैं यहाँ नहीं बैठा होता। डॉक्टर्स आए, उनने चेक किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया डेड। अब आप सोचिए भैया, जिसके साथ आप एक एक पल आप बिता रहे हो, जिसके साथ आपने 7 फेरी लेगी, आप 7 जन्मों तक साथ रहोगे, आप दोनों से एक आपका बेटा हुआ और आपको सडनली पता चलता है कि अब वो है ही नहीं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट्स वगैरह, पुराने इंसिडेंट? कोई पुराना इंसिडेंट ऐसा नहीं भैया। ये था कि जब ये 3 फरवरी के एक रात पहले 2 तारीख को मैं घर पे ही था, तो मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ठंड होता है तो ज़्यादातर गाँवों में लोग 8-8:30 बजे सो जाते हैं। 9-9 बजे का समय था। मेरी वाइफ को उनकी छोटी बहन का फ़ोन आया, तो ये बात कर रही थी उससे, तो उस वक्त मैं थोड़ा बाहर निकल गया। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं आया, 2-4 मिनट के, मैंने देखा मेरी वाइफ रो रही है। मैंने पूछा उससे, 2-3 बार पूछा, तब फिर उसने जाके मुझे बताया कि उसने अपनी बहन का नाम लिया कि उनका फ़ोन था, और उसने कहा कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनकी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो उसने कहा कि दीदी आपको बताने के लिए मना किया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा सोचती थी। तो उसके घर वालों ने बताया नहीं था। तो उसने कहा कि आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है, दवाई ववाई ले आई है, तो आप ज़रा बात कर लो। फिर उसने अपनी माँ से बात की, तो जो भी चीज़ें फिर कन्वर्सेशन हुआ, तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा इसमें तू क्यों टेंशन ले रही है, थायराइड ही तो है। क्योंकि ये इंसिडेंट के प्रॉपर 1 साल पहले इनके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था गुजरात में। तो वो टाइम कोई था नहीं उनके यहाँ, तो मुझे मेरे पापा ने फ़ोन किया था। मैं भी नहीं था, मैं उस टाइम दिल्ली था। मेरे पापा ने, और मैं दिल्ली पहुंचा ही था, तो जिस मॉर्निंग में मैं पहुंचा था उसी दिन मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, तुम एक काम करो, रिटर्न आओ और प्रीति को लेके जाओ गुजरात। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी वाइफ को और बेटे को लेके गुजरात गया, जो मेरे से हो सका भैया मैक्सिमम पॉसिबल। क्योंकि मेरी वाइफ सबसे बड़ी थी, ठीक है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो भी उनके सिबलिंग्स थे, वो 4 जन में वो सबसे बड़ी थी, ठीक है। तो अब उस नाते तो मैं बड़ा बेटा ही हुआ, और मैंने हमेशा उसके माँ बाप को अपने माँ बाप के समान ही माना, और आज भी मैं वैसे ही मानूंगा, भले ही उन्होंने जो भी कुछ हमारे साथ किया हो। तो कुछ नहीं, फिर हम गए, और जो मेरे से एक बेटे के नाते हो पाया, मैंने वो ट्रीटमेंट कराई, सारी चीज़ें की। मैं तकरीबन 1-1.5 महीना था वहाँ पे। फिर जब वो प्रॉपर हो गए, क्योंकि जब पहले दिन हमने उनको देखा था उंगली तक नहीं हिल रही थी, और फिर ये ट्रीटमेंट सारी चीज़ों के बाद एक सहारे के साथ ही, पर वो चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे भी कुछ कमिटमेंट्स थे, क्योंकि मेरे माँ बाप ही, पापा भी अकेले थे गाँव में। फिर हम आ गए, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, इसके पापा को पैरालिसिस का अटैक आने के 2-3 महीने पहले इनके छोटे वाले जो भाई साहब है, छोटा भाई इसका, उसको पैर में ट्यूमर था। तो और कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भैया स्टेबल नहीं थे लोग। क्या प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन उनका था, वो ऑटो चलाते थे सूरत में। हाँ, उनके फादर। बाकी खेत बाड़ी तो थी ही, पर अब वो बेच के तो कोई खाएगा नहीं, तो उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो यही था। और मेरी वाइफ के बाद उनकी एक बेटी थी, वो भी शादी की उम्र लगभग हो गई थी। फिर 2 बेटे हैं, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर थी। और उसमें अगर एक बाप के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो वो तो एक स्ट्रेस वाला माहौल हो ही जाता है। तो स्ट्रेस मेरी वाइफ लेने लग गई थी ये सारी चीज़ों की वजह से। उसे ऐसा लगने लग गया था, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी एज 22 थी, मेरी वाइफ 18-19 साल की थी। तो उसे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मेरी शादी जल्दी जो हुई है, तो पापा ने लोन लिए, सारी चीज़ें की, अब उनकी हालात सही नहीं है, तो इनको वो चीज़ें लगने लग गई थी। बहरहाल हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते थे, कि कभी हमने ये सोचा नहीं कि वो एक दूसरा परिवार है, हमने तो अपना ही माना। और हमारी तो ब्रिंगिंग ऐसी हुई है भैया, अपब्रिंगिंग ऐसी हुई। मेरे पापा ने तो ये
हमें सिखाया है कि जहाँ जितना जिससे हो सके उतनी उसकी मदद करो, चाहे जिस तरीके से कर पाओ। तो हम तो करते ही हमेशा, और वो तो परिवार ही था हमारा। तो ये सारी चीज़ें थी, वो थोड़ा सोचने लग गई थी। तो बहरहाल रात को 2 तारीख के जब उसने मुझे सारी चीज़ें बताई, तो उसके बाद मैंने उससे बात की और सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। बल्कि उसका एक फुटेज भी है कि वो मेरे बेटे को पढ़ा रही थी, ठीक है। क्योंकि अच्छा हमारी क्या आदत है कि मेरे भैया मेरे बेटे को बहुत मानते हैं, बड़े भैया जो है मेरे। तो हम क्या करते थे, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, वीडियोस होते थे, तो हम वो कैप्चर करके भैया को भेजते थे। तो वो वीडियो हमारे पास है। आपके भैया जो रहते हैं मुंबई? हाँ, जो मुंबई में रहते हैं। तो हम भैया को भेजते थे, चाहे स्नैप हो जाए या कुछ भी हो, वीडियोस हो जाए, छोटे जैसी भी हो, तो भैया क्या भेजते थे। तो वो वीडियो हमारे पास आज भी है, और वो वीडियो वही 9:30 बजे के बाद की है, ठीक है। अब आप वो वीडियो कोई भी देखेगा तो रात में 9:30 बजे वैसा एक हैपनिंग वाला माहौल, ठीक है। और सवेरे वो सुसाइड कर रही है। अगर जिस तरीके से मेरे पे आरोप लगे थे, ठीक है, जैसा चार्जशीट में बयान किया गया है कि मैंने मारपीट की होगी या कुछ किया होगा, ठीक है, अगर वैसी कोई चीजें होती तो रात में क्या वैसा माहौल होता? हाँ, क्योंकि अगर मैं एफआईआर का कंटेंट देखूं तो उसमें था कि मारपीट की है। हाँ, मेडिकल में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। इसके अलावा अगर उसमें मेंशन था डाउरी डिमांड। हाँ, अब हो सकता है कि वो तुम्हारे एंड से ना हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, पर्सनली तुम्हारे लेवल से ना हो। बट क्या ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि घर के लोग, सोसाइटी के लोग, क्योंकि गरीब परिवार से आती थी वो, तो उसकी वजह से उसे ताने मारे, उसे बोले, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ये सब शेयर करते हैं। गरीब परिवार नहीं कह सकते भैया उनको, लोअर मिडिल क्लास शायद आप बोल भी लो। क्योंकि वो गुजरात में अगर रह रहे हैं तो वो हिसाब से, अगर यूपी के हिसाब से देखो तो मिडिल क्लास ही देखो, तो गरीब तो वो किसी भी एंगल से नहीं थे। दूसरी चीज, डाउरी के डिमांड की बात की गई। अगर डाउरी की डिमांड हमें करनी होती तो हम इतने पैसे उनके पिताजी के इलाज के लिए खर्चा ही नहीं करता मैं। रही बात सोसाइटी की, तो हम तो, मैंने जैसे आपको बताया कि हम 2016 तक तो हम मुंबई में थे। वहां तो डाउरी वाउरी का कोई जिक्र ही नहीं करता है। 2016 के बाद 2019 3 साल का टेन्योर था, ठीक है, तब हम गांव आए थे, और तब तक मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। तो कोई क्यों ही डिमांड करेगा डाउरी की एट द फर्स्ट प्लेस। दूसरी चीज, मेरे पापा वो उसे अपनी बेटी के समान मानते थे। वो आज भी रोते हैं उसको याद करके, जब भी जिक्र होती है वो रोते हैं उसको याद करके। मेरी माँ रोती है उसको याद करके। तो क्यों कोई डाउरी की डिमांड करेगा? और वो उसके लिए तो कभी मुझे बहुत बार डांट पड़ी है। जैसे कभी मस्ती मजाक में मैं वैसे वो कर दूं, मजाक ज़्यादा वैसे कर लूँ। जैसे खाना बना रही है तो मेरी आदत है कि मैं मजाक कर लेता था, तो कभी अगर क्योंकि होता है औरतों में, तो मेरे पापा फिर मुझे डांट देते थे। तो आप सोचिए वैसा कोई आदमी डाउरी की डिमांड करेगा। ओके। दूसरी चीज आपने और एक चीज कही कि इंजरी के मार्क्स होने चाहिए। तो जब पुलिस वाले आए थे, जब बॉडी बेडरूम से लेके बाहर रखी गई, पूरा चेक किया गया, जो कि होता है एक्चुअल में, तो उनको एक भी इंजरी दूर की बात है, एक मार्क तक नहीं मिला था। पुलिस वाले तो कन्विंस थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए, जब डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर डेड कर दिया, आफ्टर डेथ उसके भैया जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो हम तो अपने सेंसेस में थे ही नहीं। मेरी मम्मी उस वक्त मेरे साथ थी, तो कोई मतलब वैसा ही नहीं था। अच्छा, बेटा भी मेरा साथ में गया था, तब वो 3 साल का ही था। तो अब सोचिए कि मेरी वाइफ मरी है, मेरी माँ की मतलब बेटी कह लो या बहू कह लो, और मेरे बेटे की माँ थी वो, तो क्या कंडीशन हो गया। बहुत भीड़ थी क्योंकि सारे पापा को जानने वाले लोग थे, तो बहुत क्राउड वहाँ पे आ गया था। तो उसके बाद भैया मैं तो अपने सेंसेस में था नहीं। फिर मुझे तो जहाँ तक ये है कि बुलाया गया, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ पेपर वर्क होते हैं, तो जो भी रेफरेंट डॉक्टर होते होंगे उनसे करवाना था, तो वो उन्होंने वो प्रक्रिया की। फिर उसके बाद हम वाइफ को लेके वहाँ से निकले, घर पे आए। जब तक हम घर पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 500 मीटर्स होगा हॉस्पिटल से हमारा घर। तो इस बीच में पुलिस कब इन्वॉल्व होती है? पुलिस अभी नहीं इन्वॉल्व हुई भैया। पुलिस तो इन्वॉल्व हुई है, मेरे पापा ने इन्फॉर्म किया मेरे इन लॉज को, ठीक है। तो उस वक्त मेरे जो ससुर जी है वो सूरत में थे, पर मेरी जो मदर इन लॉ है वो थी यूपी में अपने छोटे वाले बेटे के साथ। वो कुछ काम से आई हुई थी। तो मेरे पापा ने फादर इन लॉ को मेरे इन्फॉर्म किया, उन्होंने इन्फॉर्म किया मेरी मदर इन लॉ को। तो वो अपने भाइयों के साथ और भतीजों के साथ घर पे आई थी हमारे यहाँ पे। और वो आई थी मेरे ख्याल से 10:30-11 बज गए थे उनको आते आते। वो आई हैं, और वो आने के साथ उनका जो रिएक्शन था ना भैया, मैंने वैसा कभी 6 सालों में नहीं देखा। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं गाँव के लोग छाती पीट के आना,
ठीक है। तो वो वैसे आई, तो आई वो रोने वोने लग गई। फिर उसके थोड़ी देर के बाद जो मेरे बड़े साले साहब है, जो मेरी वाइफ के कज़िन थे, तो उन लोग घर के बैक साइड में खड़े थे, सारे जेंट्स वहीं थे। तो मुझे बुलावा आया कि बुलाया है, मैं गया वहाँ पे। वहाँ गया तो मुझे वो एक तरीके से देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिंपैथी देने के लिए नहीं, इंट्रोगेशन के लिए मुझे बुलाया उन्होंने। क्या हुआ था ये कोई, वो तो कोई ऐसा सिचुएशन थी नहीं कि आप इस तरीके से पूछो। मैंने बताया जो भी हकीकत जो चीज़ें थी, मैंने उनको क्लियरली बताया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर अच्छा, मैं तो रो ही रहा था भैया कंटिन्यू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस पीरियड में। मुझे खाली मेरी वाइफ दिख रही थी और यहाँ मैं बैठा था, और मैं वो पूरा फ्लैशबैक में था, वो 6 साल के। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आए, किसने इन्फॉर्म किया, क्यों इन्फॉर्म किया, हमें कुछ नहीं पता। जब पुलिस वाले आए तो फिर मुझे बुलाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे रूम में गए, वहाँ उन्होंने चीज़ें यहाँ वहाँ की, जो भी किया। फिर वाइफ के यहाँ पे आए, फिर जो उनके प्रोसेस होते हैं वो पर्दा लगाते हैं और वो चेक करते हैं, लेडी कांस्टेबल जो होती है वो, चाहे सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये अच्छा, इन द मीन टाइम वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसी चीज़ें हुई थी, क्या बात हुई थी, तो मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बुलाया, तो मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया कि कल मेरी बड़ी बेटी ने, मेरी वाइफ ने इनको फ़ोन किया था, इनकी बेटी को, और उसने ये कहा कि तुम्हारी जीजा मुझे मारते पीटते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ कही तो भैया वो तो सरासर झूठ था। तो मैंने तुरंत ही अपनी वाइफ का फ़ोन लिया, मैंने अंदर से मंगवाया, मैंने पुलिस वाले के हाथ में दिया। मैंने कहा आपके पास तो अथॉरिटी है, आप सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि फ़ोन इन्होंने किया था या फ़ोन वहाँ से आया था, क्योंकि ये कह रही है फ़ोन मेरी वाइफ ने किया था, जबकि फ़ोन तो हमें आया था, वो तो इनकमिंग कॉल था, कॉल रिकॉर्ड्स में है, ठीक है, फ़ोन में तो है ही। आप वैसे भी निकलवा सकते हो, आपको तो खुद ही पता चल जाएगा, वो तो सिंपल सी चीज़ थी। बिल्कुल। तो सारी बातें जो भी हुई उस वक्त, उसके बाद पुलिस वाले 110% भैया कन्विंस थे कि इट इज़ अ नेचुरल डेथ, ठीक है, और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि कोई बॉडी इंजरी भी नहीं थी। कोई इंजरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो इन्होंने मेरे मदर इन लॉ को पूछा कि क्या करना है आपको, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं क्या बताऊं, इसके पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया, जो भी बात हुई उन्होंने कहा कि हमको FIR करना है। तो कुछ नहीं, फिर इसके बाद पुलिस वाले अपना जो भी फॉर्मेलिटी थे वो सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर इवनिंग में हमें कहा गया कि पोस्टमार्टम के लिए जाना है। नहीं, उस बीच में आपने मुझे वो बताया था कि सुसाइडल नोट। हाँ, सुसाइडल नोट वाली चीज़ थी। जब छानबीन रूम की कर रहे थे तो इन्हें सुसाइड नोट मिला, और उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि मैं प्रीति मिश्रा, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ, इसमें मेरे पति जी या मेरे परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो चीज़ें हिंदी में लिखी हुई थी, ये आप नोट कीजिएगा। और मुझे जो लोग जानते वो सब जानते, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है प्रॉपर, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग भैया इंग्लिश मीडियम में हुई है, मैं अब्रॉड में रहा हूँ, मेरी सारी चीज़ें इंग्लिश वैसे रही है, मेरा हिंदी नहीं है उतना प्रॉपर, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। महाराष्ट्र में रहे। हाँ, महाराष्ट्र में हम रहे, तो मुझे हिंदी की वैसे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और वो प्रॉपर हिंदी में लिखा हुआ था। फिर इसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो हमने, जो गांव के काफ़ी लोग थे, सीनियर थे, एक तो हमारे यहाँ घर के पीछे एडवोकेट है वो थे, फिर हमारे प्रधान जी थे, तो इन्होंने इनसे कहा कि आप ये हमें दे दीजिए। तो उन्होंने, जो कांस्टेबल थे उस सब, उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, हम आपको ये दे नहीं सकते। पवन यादव कांस्टेबल नाम था, उन्होंने कहा कि आपको नहीं दे सकते, आप इसका बेशक फ़ोटो ले लीजिए। तो वो फ़ोटो हमने ले ली थी। फिर इसके बाद भैया ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, वो सुसाइड नोट के बाद वो कन्विंस तो थे ही, उनको एकदम से भरोसा हो गया कि अब ये फंसाया ही जा रहा है खाली। इस बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी बार एलिगेशन लगते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के, अगर किसी भी घर में ऐसा होता है तो हमें एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। इस बीच में जो सुसाइडल नोट मिला था उसको भी चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया गया। साथ में पुलिस को पता होते हुए भी कि कोई बॉडीली इंजरी नहीं है, कोई इनके बीच में मार पिटाई नहीं हुई है, जो आसपास से विटनेस के बयान होते हैं उनको भी नहीं लिया गया। इसलिए ही ऐसे केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि पुलिस पहले ही इम्प्लीकेट कर देती है कि कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इसने ही किया है और हम इसे 304B में एक्यूज बनाएंगे। फर्दर फिर आप मुझे बताइए, जब पुलिस ने बोला कि चलो हम केस रजिस्टर कर रहे हैं, देन पोस्टमार्टम के लिए बोला गया। पोस्टमार्टम के लिए हमें बोला गया भैया कि पोस्टमार्टम के लिए जाना है। तो काफ़ी सारे लोग थे, रिश्तेदार थे, हमारे गांव के ही लोग थे ज़्यादातर, तो सारे लोग फिर इकट्ठा हुए। तो मेरी बॉडी, मेरी वाइफ जो थी, तो जैसे महिंद्रा की जीप होती है, तो बॉडी वाइफ को वहाँ पे वो किया गया, मैं बैठा था और
मेरे लैप पे उसका सर था। तो वो मुझे वही मंजर याद आ रहा था जब हम शादी होके आए थे, तो मैं बैठा हुआ था बेड पे, मेरी वाइफ बैठी हुई थी और मेरा सर उसके लैप पे था। और 6 साल बाद वो एक दिन आ गया कि मैं बैठा हूँ और उसका सर मेरे लैप पे था, लेकिन वो जिंदा ही नहीं थी। ले गए तो पोस्टमार्टम के लिए अगर जाना था, तो हमारे यहाँ से जब आप निकलोगे तो आप एक लेफ्ट टर्न लेते हो। तो मैंने नोटिस किया कि वो लेफ्ट के बगैर राइट लिया जा रहा है, और वो लेके गए हमें पुलिस स्टेशन। ठंड तो बहुत अच्छी खासी थी। वहाँ ले गए, पहले तो उन्होंने कुछ बातचीत की मेरे मदर इन लॉ के साथ, उन लोगों के साथ। फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे बुलाया। मुझे उन्होंने ये चीज़ कही, जो वहाँ पे एसएचओ थे, उन्होंने कहा कि यार इसको तो मारा गया है। मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हो? कहते उसके घर वाले कह रहे हैं। मैंने कहा उसके घर वाले कहेंगे तो आप मान जाओगे, या आप एविडेंस देखोगे? आपके हाथ में तो सुसाइड नोट है, बॉडी पे कोई इंजरी, कोई मार्क, कुछ नहीं था। घर वालों ने कह दिया तो आप वो चीज़ मान रहे हो। तो उन्होंने सीधा ये फरमान जारी कर दिया कि इनको अंदर बैठाओ। कुछ नहीं सुनी, कोई सुनवाई मेरी हुई नहीं, मुझे अंदर बैठाया गया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर मतलब वैसे ही कुछ थोड़ी नोकझोंक हो गई थी एसएचओ के साथ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, तो वो रुद्राक्ष की माला उतारने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। तब तक मुझे भैया कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। मैं तो इस एजम्पशन में था कि अब हम यहाँ से निकलेंगे और पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे, पर चीज़ें एकदम बिगड़ गई। मुझे लॉकअप में डाल दिया गया। ओके। कुछ पूछा नहीं गया, कुछ नहीं। फिर पूरी रात मेरी ऐसी ही बीती है। फिर अगले दिन सवेरा हुआ तो तब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ नहीं बताया गया। शाम को क्योंकि जो वहाँ पुलिस वालों के लिए जो मतलब एक कैंटीन है, तो वहाँ पे जो काम करते थे वो हमारे पहचान के थे, हमारे गांव के थे। तो वो आए मेरे लिए खाना लेके। जब वो खाना ले आए तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि एज पर हिंदू माइथोलॉजी हम जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो मुझे तो ये नॉलेज भी नहीं थी कि वो हुआ भी है या नहीं हुआ या क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे बाहर की कोई कुछ जानकारी नहीं दी जा रही थी। तो मैंने उनसे फिर उस वक्त पूछा, मैंने कहा भैया ये बताइए प्रीति कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार हो गया। फिर मैंने पूछा कि किसने किया, तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने। मैंने कहा अच्छा। तो वो खाना मुझे खिलाने के लिए बहुत दबाव बना रहे थे। पुलिस वाले भी जो उस वक्त थे वहाँ पे, कांस्टेबल्स थे, वो भी बड़े सिंपैथी के साथ मुझे देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, लेकिन मेरी खाने की इच्छा ही नहीं थी। तो फिर उसमें से एक कांस्टेबल था, उसके मुंह से निकल गया कि ये तो बेचारे फंस गए। तो जैसे ही उन्होंने वो चीज़ कही तो मैंने पूछा कि फंस गए मतलब? मैं फिर भी उस वक्त भी देखिए भैया मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये मुझे कल छोड़ देंगे, अब मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, घर वालों से मिलूंगा, क्योंकि अंतिम संस्कार तो मुझे इन्होंने करने तक नहीं दिया। फिर इसके बाद कुछ नहीं, अगले दिन सवेरे भैया आए, उनका पेपर वर्क चालू हुआ, मेरा थंब प्रिंट लगाया जा रहा था, मेरे से फ़ोन नंबर्स मांगे जा रहे थे। और फिर सडनली आफ्टरनून में तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब मुझे निकाला गया। प्रॉपर हथकड़ी लगाई गई थी मुझे, और इस तरीके से मेरे से बर्ताव किया जा रहा था जैसे कि मैं एक मर्डरर हूँ, मेरे पे 302 का कोई केस लगा हुआ है। इस तरीके से मेरे पर बर्ताव की जा रही थी। तो मेरे को उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारी अभी बेल हो जाएगी, कोर्ट लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मुझे तब तक नहीं पता था 304 भी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझ पे 304 भी लगने वाला है। मैंने तो ये भी सुनी नहीं थी ये चीज़ें। हाँ। 302 वो तो चलो वो नॉर्मल है, तो हम सुन लेते। 304 भी कभी उसके पहले सुना ही नहीं था। हाँ, 304 बी में दोनों कवर होते हैं, हाँ। सुसाइड भी और फोर्सफुल जो करते हैं, हाँ। मर्डर, वो भी। हालांकि जब सुसाइड नोट मिल जाता है, हाँ। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये फोर्सफुली तो नहीं हुआ है। हाँ। हो सकता है सुसाइड हो, उस एंगल से सोच लिया जाता है। लेकिन पुलिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए उसको दरकिनार कर देती है कि इसको हटा देते हैं, इससे ये ना लगे कि सुसाइड हुआ है। वो यही बताना चाहती है कि ये फोर्सफुली पॉइजन दिया गया है और वो जीना चाहती थी, बट उसे फोर्सफुली मारा गया है। तो तुम्हारे केस में भी पुलिस ने यही कोशिश की कि ये इस तरीके से मुझे इम्प्लीकेट करने की उन्होंने कोशिश की है पूरी की पूरी तरह, और मेरे घर वालों को भी। फिर इसके बाद भैया मेडिकल होता है, तो मुझे मेडिकल के लिए लेके गए उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरी वाइफ को उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो वो डॉक्टर साहब, ये कांस्टेबल जो भी बता रहे थे वो अपना कर रहे थे। फिर उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा और मुझे देखा, तो डॉक्टर मुझे पहचान गए, क्योंकि 2 दिन पहले ये चीज़ हुई थी, 3 फरवरी को, और 5 फरवरी को मुझे लेके जाया जा रहा था। तो जैसे उन्होंने देखा वो पहचान के कहते अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? तो कांस्टेबल ने कहा कि अरे FIR हो गई है ऐसे ऐसे और इन्हें जेल ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे इन्होंने क्या किया है? कहते मैं ही तो था वो डॉक्टर उस वक्त ऑन ड्यूटी।
और मैंने डिक्लेयर किया था उनको, इनका तो यही कोई लेकर हाथ आए नहीं। थे। हाँ, यही लेकर आए थे। अगर जैसे बनाई गई एक पिक्चर बनाई गई कि मैंने मारा है, तो सबसे पहली चीज जो मारता है वो हॉस्पिटल ले जाएगा। कितनी बेवकूफियत वाली बात है। फिर इसके बाद भैया कुछ नहीं, मुझे लेके गए इन लोग, सुल्तानपुर पड़ता है हमारे यहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहीं पर है, वहाँ ले गए। तो पहले एसपी ऑफिस लेके जाया गया मुझे। वहाँ गए तो ये कहा गया कि सीओ साहब अभी तक नहीं आए, क्योंकि 304B में और 376 में सीओ विवेचना करता है, तो सीओ साहब नहीं आए हुए थे, वो कहीं बिजी थे और कोर्ट बंद होने का भी समय हो रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक हमारे फैमिली लॉयर है वो मिले, तो उन्होंने मुझे जब देखा हथकड़ियों के साथ और कांस्टेबल साथ में थे और प्लस मैं एसपी ऑफिस में हूँ, कोई भी आदमी हैरान होगा। उन्होंने मुझे पूछा कि अरे राहुल बाबा तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं। तो मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी भैया, मैं तो उस ट्रॉमा से निकला ही नहीं था जो चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे, कुछ नहीं, हाथ में तुम्हारे बेड़ियाँ लगी हुई है, सिपाही साथ में है, तुम एसपी ऑफिस आए हुए हो और तुम कह रहे हो कुछ नहीं। तो मैंने उन्हें चीज़ें बताई। फिर उसके बाद मुझे कोर्ट लेके जाया गया। वहाँ जब गए तो सीओ तब भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि दरअसल कोई एक पेपर था जो पेंडिंग था और वो पेपर के बगैर मेरे को इन लोग हाजिर नहीं कर सकते थे, तो उसका इंतज़ार हो रहा था। और तकरीबन 4:45 हो गया था, 5 बजे करीब वो बंद हो जाती है कोर्ट। तो फाइनली वो आया, उनकी वो चीज़ें आई। तो वहाँ पे शशिकांत पटेल एक सीओ एसओ थे जो कि बहुत ठीक थे, तो वो थे और उनके साथ 2 कांस्टेबल उनको एक्कम्पनी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरे जो फैमिली लॉयर है उनसे, कहते बुरे फंस गए बेचारे, कहते ऐसी नौकरी है कि हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। और ये हकीकत बात है, उनको तो सब पता था, लेकिन फिर भी वो एक बेगुनाह को गुनहगार बनाने की साजिश रच रहे थे और कुछ नहीं। मैं तो यही चीज़ कहूँगा भैया। फिर उसके बाद मुझे सरेंडर कराया गया, कोर्ट में हाजिर किया गया। तो जो सीजीएम थी उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया। फिर ये हुआ कि ठीक है जेल भेजा जाए। जेल का नाम सुनते ही भैया मेरे तो सब इधर उधर हो गए थे। सीजीएम कोर्ट में भी जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कोई सवाल हाँ, जवाब? उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी थी कि क्या करते हो। तो मैंने उन्हें बताया, क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर कर रहा था, तो मैंने उन्हें चीज़ बताई। फिर मैंने अपना जो प्रोफेशन है वो बताया। तो वो उनको एक आइडिया आ गया था, एक पिक्चर उनके दिमाग में आ गई थी कि यार वेल टू डू फैमिली से है, पढ़ा लिखा है, फ्रेम किया जा रहा है 304B में। तो उन्होंने कुछ एक लूप होल्स थे शायद से वो पेपर वर्क में जो पुलिस वालों ने सबमिट कराया था, तो उन्होंने पुलिस वालों को फटकार लगाई मेरे सामने ही। और मुझसे उन्होंने फिर इंग्लिश में कहा कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड देन अप्लाई फॉर योर बेल। तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ये फाइल डू। फिर वहाँ से लेके जाया गया। तो इससे ये चीज़ भैया समझ में आ रही है कि आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि वो जज को भी पता था, मतलब जानते सब है, ग्राउंड लेवल से लेके जज के कुर्सी तक जो बैठा है सबको पता है कि 304B में 99% बंदे जो आ रहे हैं उनको फ्रेम किया जा रहा है, खाली वो बेगुनाह है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं करता। और हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अपना सब खो रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हमने अपनी वाइफ खोई, उसके बाद आप हमें फिर फ्रेम कर रहे हो। तो सोसाइटी की नज़र में तो आपने हमें क्रिमिनल बना ही दिया है, ठीक है, इसके बाद आप जेल भेज रहे हो, तो मेरा परिवार टूट जा रहा है। बिल्कुल। इसके बाद जो फाइनेंशियली दिक्कतें होती वो अलग, और आपके साथ साथ आपके परिवार को भी जेल भेज रहे हैं। परिवार को भी भेज रहे भैया। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल आप बेहतर जानते हो, मुझे तो जेल के अंदर ही कानून ज़्यादा समझ में आई है। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है लोगों के मुंह से कि 304B में तो जो पंडित शादी कराता है उसको तक फ्रेम किया जा सकता है, यहाँ तक कि बारातियों को भी किया जा सकता है। हाँ, कोई भी रिलेटिव हो जो हाँ, उस हरेसमेंट का, जिनका भी आप नाम लिखवाओगे कि उस हरेसमेंट में ये भी इन्वॉल्व है, सबको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। तो भाई भैया फिर इस तरीके से शाम हो गई थी, सुल्तानपुर कारागार में मेरी एंट्री करा दी गई। फिर कराने के बाद ऐसे, क्योंकि जो ऑलरेडी अंदर हैं तो उन लोग तारीखों पे भी जाते हैं, तो उन्हें स्पेशल वैन जो होती है कारागार की उससे ले जाया जाता है, फिर वो आते हैं। तो उस वक्त वो बंदी रिटर्न आ रहे थे, तो हम लोगों को, हम जितने भी लोग, फिर मैं था, फिर और भी लोग थे, कुछ लोग सरेंडर भी करते कोर्ट में। तो ऐसे लोग जो भी थे तो ऐसे क्रिमिनल की तरह ऐसे करके बैठाया गया था कोने में। बिल्कुल। फिर उसके बाद जैसे उन लोगों की एंट्री हो गई, उन लोग गए, तलाशी वलाशी बहुत होती है जेल में। तो इसके बाद फिर मतलब हमारा नंबर आया, तो हम लोगों को जो भी थोड़ा उन लोगों ने हल्का फुल्का तलाशी वलाशी ली कि कुछ है तो नहीं हमारे पास। अच्छा, जब आप जेल जाते हो तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई पेपर भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जो आपने कपड़े पहने बस वो, आपके पास से कुछ नहीं निकलना चाहिए। फिर हमें चौकी होती है जेल में भी एक बनी होती है, वहाँ ले जाया गया।
वहाँ थोड़ा मतलब पेपर वर्क हुआ कि नाम वाम क्या है ये वो। फिर उसके वो कंबल देते हैं, एक एक कंबल हर बंदी को दिया जाता है। और वो कंबल, वो ऐसा कंबल होता है ना भैया, ओढ़ना तो दूर की बात, आप उसको बिछा भी नहीं सकते हो, नहीं तो आपको दुनिया भर की, कहते हैं ना कि वो इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे, स्किन इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें की। फिर इसके बाद मुलैजा, एक इनिशियल जब आप जेल में जाते हो तो आपको पहले मुलैजा में भेजा जाता है। मुलैजा का भी एक अच्छा खासा प्रोसेस है, मतलब जेल के अंदर की ना एक अलग ही दुनिया है। और जिसने जेल काट ली भैया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उसने दुनियादारी कर ली है, बगैर दुनिया घूमे। और मैं तो पहली दुनिया घूम चुका था, ये दूसरी दुनिया भी मुझे दिखा दी गई। जो पहले दुनिया घूमी थी वो तो अपनी मर्जी से, ये तो फोर्सफुल वाली चीज हो गई मेरे साथ। मुलैजा में भेजा गया तो रात तो जैसे तैसे भैया काट ली। सवेरे फिर पता चला कि चाय वो लेके आते हैं, तो उसके लिए ग्लास नहीं था। फिर उन्होंने पेपर कप्स होते हैं तो वैसे दी उन्होंने, क्योंकि जो लोग पहले से उनके तो घर वाले भेज देते हैं प्लास्टिक के जैसे कप्स होते हैं। फिर जेल में कैंटीन होती है, वहां भी मिलती है। तुम्हारे केस में तो ये भी था कि घर वाले भी, हाँ, इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था तो उनको लास्ट राइड्स पूरी परफॉर्म करनी थी, तो वो जल्दी भी नहीं आ सकते। और सबसे बड़ा भैया दिक्कत ये थी ना कि मुलैजा में आपको रोज की बैठकी देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, आपको कुछ पैसे रोज देने पड़ते हैं। ये कोई सरकारी फीस नहीं है, ये सरकारी फीस नहीं है भैया, ये कोई सरकारी फीस नहीं है। ये वो है कि सरकारी नौकरी की तो तनख्वाह आप ले रहे हो, साथ में साथ मलाई भी खा रहे हो। और वो भी इस तरीके से होता है कि ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा लगेगा कि ये जेल मैनुअल में लिखी हुई चीजें हैं। शुरुआत में तो मुझे भी नहीं पता चला था भैया। तो 100 रुपया रोज की बैठकी थी। तो मेरे पास तो पैसे ऐसे थे ही नहीं कुछ भी, तो मैं कहाँ से ही इनको दे पाता। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि एक थे, मतलब साथ में एक था बंदा, NDPS एक्ट में था, तो उन्होंने ये चीज़ की कि एक काम करो भैया, मैं आपकी दे देता हूँ। कहते हैं आपकी जब मुलाकात आएगी तो आप दे देना। 2-3 दिन उसने दिए, पर मुझे भी पता है कि किसी से फेवर लेना भैया अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और एक चीज़ है, मुलैजा में अगर आप बैठकी नहीं देते हो तो वो आपको काम करने के लिए भेजते हैं कमान में। कमान एक वर्ड है जो जेल में यूज की जाती है। कमान बहुत होती है, सफाई कमान होती है, भंडारा होता है, सभी डिपार्टमेंट्स सब डिपार्टमेंट्स है, जिसको एक कॉमन नाम है कमान। अब वो कमान अलग अलग जो है आपको बांटा गया है। जैसे गौशाला है, भंडारा है जहाँ खाना बनता है, फिर सफाई कमान है जो करते हैं। अच्छा, जब मैंने शुरुआत में भंडारा सुनता था तो यूपी में भंडारा वर्ड बहुत सुना है आपको दिए, तो वो भंडारा ये होता है कि जैसे किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन है। तो जब मैं भंडारा वर्ड सुन रहा था शुरुआत के 2-3 दिनों में, मुझे लगा कि भंडारा करते हैं क्या, बाहर कहीं नहीं जाएंगे खाना खिलाने? और तो बाद में पता चला कि वो किचन है, उसे भंडारा कहते हैं। तो आपने कितने दिन वहां पे गुजारे उस मुलैजा में? भैया मैं तकरीबन था 9 दिन, क्योंकि मुलाकात नहीं आ रही थी। अच्छा, मुलाकात नहीं आ रही थी तो घर वालों को ये था कि जेल भेज दिया गया, अब तो वो उनके हिसाब से चीजें होंगी। घर वालों को ये नहीं पता था कि जेल के अंदर कैसी चीजें होती है, कुछ करना पड़ता है हमें भी। तो कितने दिन बाद घर वाले मिलने आए? घर वाले भैया ऐसे नहीं आए। एक साथ में एक बंदी था। बंदी जेल में उनको कहा जाता है कि जिन पे चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बंदी था वो, तो उससे मैंने मेरे पिताजी का नंबर देके मैंने अपने घर पे फ़ोन करवाया था, क्योंकि उसके माताजी, उसके घर वाले उससे मिलने आए थे। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि यार अपनी मम्मी को मेरा नंबर, मेरे पापा का नंबर दे देना और बोलना फ़ोन करके कह दे कि मिलने आ जाए, और 1700 रुपया ज़रूर लेके आए। तो वो 1700 रुपया वो क्या है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो 9 दिन के बाद मेरे पिताजी आए। अच्छा, मेरे पिताजी भी नहीं आ सकते थे, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेके वो आए भैया, क्योंकि मेरे पापा का भी नाम था FIR में। वो बहुत गलत था, क्योंकि मेरे पिताजी तो इंसिडेंट जब हुआ था वो थे ही नहीं, तो मुंबई में थे, तो उनका नाम आपने कैसे डाल दिया? कोशिश तो ये भी की गई, आपके बड़े भाई, मेरे भैया का भी नाम डालने की कोशिश की गई, जो पर वो हो नहीं पाया। वो उस चीज में ना कामयाब नहीं हो पाए, तो मेरे भैया का नाम एक्चुअल में नहीं आया बाय गॉड ग्रेस। लेकिन मेरी मम्मी का नाम था और मेरे पापा का नाम था। तो पापा आए 9 दिन बाद, तो बहुत लेट आए थे भैया, क्योंकि मुलाकात भी ना एक घंटे में ऐसे, मतलब आपको निकाला जाता है। जैसे मान लो 50 लोग पहले आ गए तो कुछ लोगों को भेजेंगे, फिर हॉल्ट किया जाता है, फिर भेजेंगे, ताकि क्राउड ना इकट्ठा हो जेल के अंदर।
अच्छा, मुलाकात के लिए भी एक स्पेशल एक जगह बनाई गई होती है जहाँ पे आप मुलाकात कक्ष उसको कहते हैं, वहीं मुलाकात कर सकते हो। और वो जो मुलाकात करने आते हैं ना, उनके लिए बड़ा टफ है, बहुत चेक पॉइंट्स है, वो बाहर से लेके पर्ची कटवाने से लेके अंदर जब वो अपनों से मिलने आ सके बहुत तलाशी होती है। जूता निकाल के देखेंगे, मोजा निकाल के देखेंगे, बिस्किट लाए तो बिस्किट फाड़ के देखेंगे कि उसके अंदर तो कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिम कार्ड नशीले पदार्थ होते हैं, होती है, तो वो कुछ चंद लोगों की वजह से बाकियों को हर जाना भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। तो मेरे पापा जब आए तो बहुत लेट हो चुका था जब वो मुझसे मिलने आए, तो मुझे हार्डली 2 से ढाई मिनट ही मेरे पापा से बात करने के लिए मिली। और आप सोचिए कि इतना सब बीत गया, तब मैं मेरे पापा से मिल नहीं पाया था क्योंकि वो थे नहीं, मुझे अंदर भेज दिया गया। फिर जब उसके बाद इतने दिनों के बाद मैं मिला भी हूँ तो सिर्फ 2.5 मिनट के लिए खड़े खड़े बात की। मैं रो रहा था, पापा ने कहा रो मत, हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पापा कब तक निकल जाऊंगा? पापा ने कहा कि वकील से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। मेरे लिए तो 10 दिन सुनना बहुत भारी था, 10 महीने तो बहुत दूर की बात थी, जबकि एक्चुअल में मैंने काटे 3 साल। जिसके लिए एक दिन भारी पड़ रहा था वो 3 साल काट के निकला है। और वो भी खाली मैं कहूँगा भैया कि दुआओं की वजह से, लोगों के जो अंदर थे खास तौर पे उनके, और मेरे मम्मी पापा के, मेरे परिवार के मेहनत की वजह से। एक 70 साल के आदमी ने जो कि हाई डायबिटिक है, जिसके ऊपर एक बर्डन ये आ गया था मेरे जेल जाने की वजह से, क्योंकि उनको मेरे बेटे को संभालना था 3 साल के, उन्होंने इतनी भागम दौड़ी की है। अच्छा, लखनऊ जाना, सुल्तानपुर से जो लोग वाकिफ रखते, जो वहाँ के लोकल है, उन्हें पता होगा कि आपका एक दिन पूरा चले जाता है। क्योंकि आपकी बेल जो लगी हुई थी उसके लिए जाना। बेल तो मेरी तो भैया बहुत बाद में लगी। मेरे पापा मम्मी स्टे के लिए दौड़म भागी की जा रही थी कि उनको हाईकोर्ट से स्टे मिल जाए, उनका अरेस्ट ना हो। तो ये सारी चीजें हुई। फिर वो 9 दिन के बाद जब पापा से मुलाकात हुई तो गमछा एक मेरे लिए उन्होंने भेजा था, टॉवल भेजी थी और 1-2 लोअर वैसे, और कुछ बिस्किट के पैकेट भेजे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था उसके पहले कि अंदर क्या क्या चीज। उनको तो ये था कि सब कुछ जेल से मिलती है, तो उन्हें पता नहीं था। तो बेसिक जो उनको समझ में आया था वो उस वक्त ले आए थे मेरे लिए। फिर 9 दिन के बाद मेरी बैरिक कटी फाइनली, बैरिक में पहुंचे। तो बैरिक भी भैया ऐसे नहीं होती है कि आपके मर्जी से आपको मिल जाए, वो उनके ऊपर है। और प्रॉपर आपका कार्ड बनता है जब आप मुलैया से ट्रांसफर होते हो, तो आपका प्रॉपर कार्ड बनता है, उसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपका वेट, सारी चीजें मेंशन होती है, अपार्ट फ्रॉम वो आईपीसी की धारा है जो आप पे लगी हुई है। तो ये सब के बाद वो मुझे पता चला कि मेरा 5 नंबर बैरिक में ट्रांसफर हुआ है, मुझे जो एलोकेट की गई है। अच्छा, ये जो 1700 रुपया है, ये इसको ना मैं आपको सरल भाषा में कहूँ अपने आपके व्यूअर्स के लिए, तो ये एक लाइफ टाइम मेंबरशिप है जेल में। 1700 रुपया दे दिया, जब तक जेल में हो आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, ना कोई आपसे काम कराने के लिए आपको मजबूर करेगा, वो आपकी मेंबरशिप हो गई है, वो 1700 रुपया अनऑफिशियल। और मैं तो ये कहूंगा कि करप्शन का लेवल काफी कम है अगर आपको 1700 रुपए देने पड़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप जानोगे जो यहाँ की जेल्स हैं, जो दिल्ली एनसीआर की जेल है, इसमें लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इन फैसिलिटीज के लिए कि उन्हें काम ना करना पड़े, ना उन्हें कोई परेशान करे। वो फैसिलिटीज के लिए तो भैया अलग है। जैसी एंट्री की है ना भैया, एंट्री के साथ ही आप समझ लिया ऐसा लग गया कि चिड़ियाघर में मच्छी मार्केट में आ गया हूं। अब गिनती तो नहीं की थी मैंने उस वक्त तुरंत ही जाने के साथ, लेकिन कम से कम 120-122 लोग थे एक बड़ा हॉल में। एक बड़ा हॉल था, वो एक बड़ा हॉल था। जैसी अंदर हमने कदम रखा है तो एक छोटी सी टीवी रखी हुई थी ईंटों के ऊपर, और बंदी आपको हर जगह दिखाई देंगे, मतलब जहां जगह मिल रही। बीच में एक नैरो सी खाली एक रास्ता खुला हुआ था, वो भी किस लिए था, आने जाने के लिए। और क्योंकि बैरिक बंद होते हैं तो पीछे वॉशरूम था, वो एक्चुअल ओपन वॉशरूम था, उसको आप वॉशरूम भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक लैटरिन के लिए वैसी बनी हुई थी, ठीक है, क्योंकि बैरिक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खोली जाती थी। तो जैसे ही अंदर भेजा गया तो बाकी बंदी थे, तो लोगों में ना एक एंजाइटी होती है कि अरे यार कोई नया बंदी आया, चलो इसको पूछें कौन सी उसमें आया। तो मैं गया, तो मैं तो उतने लोगों को देख के ही पहले तो बहुत वैसा हो गया था। अच्छा, मेरे लिए तो एक माइनस पॉइंट ये थी भैया, क्योंकि मुझे लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी हमारी। उसके पहले मैं तो वो मुंबई की हमारी खड़ी हिंदी थी वही बात करता था, और वहां गया तो लोकल लैंग्वेज में लोग पूछ रहे हैं। मेरे बाउंसर जा रहा था, वो थोड़ी बहुत समझ में आती थी क्योंकि मेरी वाइफ मेरे से बात करती थी। तो जैसे ही गए तो लोगों ने मुझे पूछा कौन सा केस है।
अच्छा ये एक चीज है, जब आप किसी को जेल में ये बता दो कि आप 304B में हो, तो वो ना तुरंत ही उसका पहला इंप्रेशन ये होगा, ये यार फर्जी फंस गया बेचारा। तो वो एक फर्जी लंबा फंस गया, तो लोग सिंपैथी देना शुरू करते हैं। ये तो लंबा फंसने वाली चीज तो भैया मेरे साथ मलेशिया में हो गई थी। एक सीनियर थे, वो खुद 9-10 साल से काट रहे थे 302 में। मुझसे उन्होंने पूछा कौन सा केस है, मैंने कहा 304B। कहते भैया कम से कम 9-10 साल, उसके पहले मत सोचना। भैया मेरी जगह कोई और होता तो दिल का दौरा लगता, वो तुरंत ही हो गए थे, उसकी कहानी खत्म। फिर मैं बैरिक में जब गया तो इन्होंने मुझे पूछा, फिर इन्होंने मुझे नाम पूछा मेरा। जैसे ही मैंने अपना पूरा नाम बताया, राहुल मिश्रा, तो मैं ये चीज कहूंगा कि हाँ, यूपी में ना जातिवाद आज भी चलता है। वो पंडित, वो ब्राह्मण नाम होने की वजह से, मेरी वो जात होने की वजह से मुझे वो फर्श से तुरंत ही फट्टा दे दिया गया। एक जो बेड की तरह, जो बेड तो होता ही नहीं भैया, सीमेंटेड बेड जो बना, सीमेंटेड बेड भी आप नहीं कह सकते हो, मतलब हाँ सीमेंटेड बेड ही एक तरीके कह लिए। मैं वहीं बैठा हुआ था पहले इनिशियली, और मेरे बाद 3-4 लोग और थे जो उस वक्त उस बैरिक में आए थे। तो फिर ये कुछ लोग थे, क्योंकि जेल के अंदर भी गुटबाजी चलती है, जो ठीक ठाक लोग होते हैं, तो ये उसी में से एक थे, और वो खुद भी पंडित ही थे। जब उनको पता चला, उन लोगों ने पूछा और मैंने बताया कि हाँ भाई ब्राह्मण हूँ, तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि अरे गुरु, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में पंडितों को गुरु महाराज ऐसे ही पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, एक रेस्पेक्ट होती है वो। तो उन्होंने कहा कि गुरु आप यहाँ बैठो। तो उन्होंने एक फट्टा था, तो वहाँ मेरे को बैठाया, और फिर वो तुरंत गए, पीछे गए, बात करके उन्होंने कहा कि गुरु 10 मिनट दीजिए, आपका फट्टा तैयार होगा। भैया आप समझिए 10 मिनट में, भली वो उस गेट के सामने ही, लेकिन मेरा फट्टा तैयार हो गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे आपको कास्ट का बेनिफिट मिला, हाँ, तो जो SC ST कास्ट होंगी तो उनके साथ गलत भी होता होगा वहां पे। भैया मैं नहीं कहूंगा कि गलत होता है, क्योंकि उनको सपोर्ट अथॉरिटीज करते हैं। ओके, कैसे सपोर्ट करते हैं इसका थोड़ा सपोर्ट ये इस तरीके से किया जाता है कि अगर कोई SC ST है, ठीक है, उस जात से बिलोंग करता है, और उसने झूठे भी जाके, अगर चौकी जो बनी थी मैंने आपको जो बताया था, नहीं मैं बात कर रहा हूँ जेल के अंदर की। जेल के अंदर भी कह रहा हूँ, जैसे जेल में आपको फेवर मिल रहा है, हाँ, कि एक अलग से फेवर मिलता है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको, हाँ, तो अगर कोई SC ST का वहां आता होगा तो क्या उनके साथ भी उस तरीके का अपोजिट बिल्कुल व्यवहार होता होगा? थोड़ा बहुत तो भैया मैं कहूंगा हाँ होता है। हालांकि हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वही जो इन रियलिटी जो हम सोसाइटी में देखते हैं, उसका ही एक दूसरा रूप है जेल भी। हाँ, तो जैसे सोसाइटी में लोग झेला जाता है वैसा ही नहीं, जैसे सोसाइटी में झेला जाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस लेवल का होता है अंदर। ओके, हाँ, क्योंकि वहां चाहे कुछ भी हो, आप बाहर वालों के लिए आप मुजरिम हो, सभी लोग। तो एक सिमिलैरिटी है, एक सिमिलैरिटी वो है। अच्छा, जेल में एक और चीज है कि अगर एक बंदी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, अगर वो अथॉरिटी कर रहा है, तो वो एक यूनिटी भी होती है, ठीक है। तो ये एक चीज भी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये चीजें होती है अंदर। हाँ, बाकी ये है कि जो SC ST होते हैं, तो ये अगर आते हैं तो जेल में ऐसा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। फट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो अगर फट्टा है, जगह है, आपके पास कुछ है बिछाने के लिए, तो आप कर लीजिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, पर मुझे इन लोगों ने कर दी मेरे लिए व्यवस्था। तो हम 4 जन सोते थे, वो जो उन्होंने लिए फट्टा किया था, मैं उसमें मेंशन करूंगा, उसमें वो 4 जन में एक SC भी था। ओके, वो हरिजन भी था। मैंने मना नहीं किया कि ना, उसको किसी ने मना किया कि नहीं तू नहीं सोएगा, वो ब्राह्मण है, वो भी साथ में था। ओके, और मैंने ही कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आप मुझे बताइए, मतलब कि वो जेल को तुमने कैसे ढाला, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस थे जो तुम, हालांकि हर इंसान की जेल की एक इमेज होती है कि ये होता होगा, वहां जाने के बाद तुम्हें देखने को मिला ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताना है कि आपकी फैमिली भी वहां पर आई थी, तो वो इंसिडेंट्स कैसे थे? भैया बहुत से लोग अंदर थे, तो मेरे सारी चीजें चलती। फिर जब मैं बैरिक में आ गया, तो उसके 4-5 दिन के बाद, तब तक मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ ही हो गया था। उन्होंने मेरे लिए कर दिया था कि आप हमारे ही साथ खाना खाओ। वो 20-22 लोग खाते थे साथ में। उन्होंने कहा कि गुरु आप हमारे ही साथ खाया पिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे उसमें ये होता था कि कंट्रीब्यूशन होती थी, क्योंकि जेल की रोटी हर कोई नहीं तोड़ सकता, और जेल की चावल तो वो तो उसमें दवाई डाल के दी जाती थी। फिर दाल मतलब एकदम फीकी भैया, पानी करप्शन है पूरा, तो हाँ, उसी हिसाब से। तो कैंटीन में सब्जियां बनती थी। वो अब अगर जैसे पनीर की सब्जी आप ले रहे हो, तो वो 20 रुपया कलछुल आपको मिलती थी। इतनी छोटी कलछुल होती थी। वो आपका रेगुलर वाला कलछुल नहीं होता जो आपकी घर में आपको मिलेगा, उससे भी छोटा होता था। तो 20 रुपया कलछुल वो सब्जी मिलती थी, और बाकी सब्जियां 10 रुपये कलछुल होती थी।
तो हम खरीदते थे वो 20-22 लोगों के हिसाब से जो क्वांटिटी लगती थी। तो हम लोग उसमें एक बंदा था जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब सब्जी खरीदता था। और जब जैसे जिसकी मुलाकात आती थी तो पैसे से आते थे तो हम भाई दे देते थे कि भैया ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से चीज़ें थी। मेरे फिर उसके 2-4 दिन के बाद मुझे बुलावा आया जेलर ऑफिस से। तो मैं तो घबरा गया कि अचानक वहाँ से क्यों बुलावा आया। तो जो लोग थे जिनके पास मैं मतलब मेरा रहना बैरिक में होता था उसमें तो कोई उस वक्त था नहीं, सिर्फ 2-1 लोग थे। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जेलर के कार्यालय से बुलावा आया है। तो राइटरी अंदर होते राइटर्स होते जो होते बंदी ही हैं पर वो जैसे जिसकी योग्यता पढ़े लिखे हो जानकारी है तो आपको डेप्यूटी जेलर के कार्यालय में अधीक्षक के कार्यालय में आपको लगा दिया जाता है अगर वहां पे जगह चाहिए तो। हाँ ये तो बोला जाता है कि जेल को जो चलाते हैं ना वो कैदी ही चलाते हैं। हाँ वो बंदी और कैदी चलाते हैं और कोई नहीं चलाता है। मैं इस पे भी आऊंगा अभी आगे। तो मुझे बुलाया गया तो सीईओ साहब आए हुए थे मेरी स्टेटमेंट लेने के लिए। तो स्टेटमेंट तो एक उनका बहाना था, ठीक है। वो आए थे, मेरे वही भैया का नाम काट दिया गया था तो वो उसकी कोई एफिडेविट कुछ लेके आए थे। तो उसके लिए मतलब वो जानकारी लेने आए थे मुझसे कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, क्योंकि उनका भी नाम एफआईआर में था और वो इन लोगों को मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने मेरे से ना बहुत कहते हैं ना रूड तरीके से बात की उस वक्त। तो कुछ गलत शब्द भी उन्होंने प्रयोग किए। मैंने सीधा उनसे एक ही चीज़ कहा, मैंने कहा सर बात ऐसी है कि मुझे तो आपने पहले ही दिन लॉकअप में डाल दिया, मेरी घर वालों से कोई बातचीत किसी प्रकार की कुछ भी नहीं हुई है और आप मुझसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे घर वाले कहाँ हैं, मैं कैसे बता पाऊंगा। तो मुझे कह रहे हैं कि क्यों मुलाकात नहीं आई थी क्या? मैंने कहा मेरी बुआ आती है, वो एजेड है, आप उनको देख लोगे तो आप कहोगे कि यार ये कैसे आ पा रही है, पर वो आई। 1 ही बार 2 बार मेरी मुलाकात आई है। पिताजी आए थे मेरे, तो पिताजी ने ये थोड़ी बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस वक्त तो उन्होंने मुझे ये भी चीज नहीं बताई थी कि उनके नाम पे भी एफआईआर हुआ, वो तो मुझे बाद में पता चला। और 2.5 मिनट में आप क्या क्या मेरे से उम्मीद रख रहे हो? मैं क्या क्या पूछ लूंगा? मैं ये पूछूंगा पापा आप लोग कहाँ आ रहे जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो कोई बात ही नहीं होती है। तो यही सारी चीजें थी। फिर उसके बाद वो चले गए, मैं वापस अपने बैरिक आ गया। बैरिक आने भैया फिर डेली ऐसे ही चल रहा था, खाना खाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैं बस ये दिन गिन रहा था कि कब निकलूं। तो मेरी बुआ आती थी। तो एक दिन मुझे ये खबर मिली कि मेरे मम्मी पापा का जो स्टे डाला गया था वो रिजेक्ट हो गया है और मेरे पापा सरेंडर करने के विचार कर रहे हैं। तो मैं तो भैया टूट गया था, उसको बहुत बुरी तरह टूट गया था। क्योंकि एक बेटे के लिए अगर उसके जीते जी उसके पिताजी या उसके माताजी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य अगर जेल आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि इससे दुर्भाग्य वाली कोई घटना नहीं है, वो भी उसके वजह से। तो मेरे लिए तो भैया मैं टूटा तो था ही, मैं तो टूट चुका था 3 फरवरी के सवेरे ही। पर जो थोड़ी हिम्मत मैंने बना रखी थी अपने परिवार के लिए, वो उस चीज को सुनने के बाद मैं टूट गया। वो मेरी बुआ ने मेरे को खबर दी थी। तो मैंने ना चिट्ठी लिखी और एक पापा के लिए एक स्पेशल नोट लिखा, जिसमें मैंने लिखी तो बहुत सारी चीजें थी, पर मैंने एक चीज बहुत हाईलाइट की थी कि पापा चाहे जिंदगी बीत जाए जेल में, आना नहीं यहाँ, चाहे जो हो जाए। और मैंने ये चीज मेंशन किया था कि आप बस दीप का, मेरे बेटे का मतलब वैसे नाम सार्थक है, हम दीप बुलाते हैं, तो मैंने ये चीज कही थी उसको ना वही संस्कार देना जो आपने मेरे को और भाई को दिए। मैंने कभी जेल नहीं आना पापा, नहीं तो मैं खत्म हूं, मैं फिर सारी चीजें मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैं इस उम्मीद में था कि नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पापा मेरी ज्यादातर बात समझते हैं, सुनते हैं। जैसे मैं मेरी वाइफ के साथ दोस्त की तरह था ना, तो मेरे पिताजी हमारे साथ हमेशा दोस्त की ही तरह बने। खाली जब बाप बनने की जरूरत आई वो एकेडमिक के टाइम तब वो बने, नहीं तो हमेशा हमारे साथ दोस्त की तरह ही बने। एक दिन शाम को मुझे खबर मिली, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि जो तारीखों पे जाते हैं वो शाम को आते हैं। तो मैं जो हमारे बैरिक के ही लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यार कुर्ता पैजामे में, क्योंकि मैंने लोगों को बताया था मेरे पापा की ना उनकी एक अलग पहचान है कि उनकी दाढ़ी का जो उनकी बियर्ड का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, तो आप उनको ना 100 में भी पहचान लोगे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भैया जैसे आपने बताया था वैसे ही एक शख्स दिखाई दिए। मुझे लगा यार कोई और भी हो सकता है मुझे, जबकि अंदर ही अंदर ना ये था, ये भरोसा था कि मेरे पापा ही हैं, पर मैं फिर भी अपने आप को एक झूठी कहते हैं ना तसल्ली दे रहा था कि नहीं यार कोई और होगा। और फिर उस रात में तो 8 साढ़े 8 कुछ बजे थे, वो खबर कंफर्म हो गई कि मेरे पापा ही आए हैं। भैया मैं
वो रात कैसी बीती मैं जानता हूँ, मुझे ना फिर मेरे पापा की झलक चाहिए थी। अच्छा, 5 नंबर बैरिक जो हमारे हाथे में था, हाथा ऐसा होता है कि कुछ बैरिक्स का बैरिक को मिला के एक हाथा बनता है। एक हाथा बनता है। तो मैं जिस हाथे में था उसमें 2, 3, 4, 5 थे। 2 नंबर थी बच्चा बैरिक, 4 नंबर वॉज सीनियर सिटीजन, सॉरी 3 नंबर वॉज सीनियर सिटीजन, फिर 4 और 5 फिर बाकी जनरल्स थी, और 1 नंबर बैरिक जो होती है वो महिला बैरिक होती है, जो कि हमारे बैरिकों से काफी अलग होती है। तो हमारी हाथे में जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, क्योंकि जब मुलैजा होता है तो आपके फोटो निकाली जाती है, सारी चीजें होती है, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में होता है। वो कॉन्फ्रेंस रूम का जो विंडो था वो मेरे हाथे की तरफ फेस था, तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस रूम में आ रहा है तो मैं अपने बैरिक से निकल के उससे बात कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरी बैरिक उस वक्त खुली हो। तो अगले दिन सवेरे 8-8 बजे के करीब पिताजी आए थे कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वो आए, मैं तो रोने लग गया उनको देख के। तो ना वो जानबूझ के मेरे से इस तरीके से बात कर रहे थे कि हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं रोऊं ना, मेरी हिम्मत ना टूटे। तो वो आए तो मैंने कहा पापा क्यों आ गए, मेरा पहला सवाल था। तो उन्होंने ये कहा कि पागल, अगर मैं नहीं आता तो तू छूट भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं मेन एक्यूज था। ये तो साइड में थे माँ बाप, बिल्कुल। तो लॉ तो यही कहती है कि पहली उनकी बेल होगी तभी मेरी मेन एक्यूज लगाई जा सकती है और वो होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो फिर कुछ नहीं, तो जो मेरे साथ के जो लोग थे उन लोग तो काफ़ी साल से जेल काट रहे थे, सारी चीज़ें थी, तो वो थे उस वक्त मेरे साथ में। मेरे पापा से जब मैं मतलब बात कर रहा था तो मैंने पूछा पापा को, मैंने कहा मुलाकात तो क्योंकि मुझे पता था कि नहीं आई थी, तो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा पैसे से मैं आपको दे देता हूँ, आपको लगेगा क्योंकि यहाँ का खाना आप नहीं खा पाओगे। और पापा डायबिटिक तो थे ही और दवाई उनके पास थी नहीं, दवाई भी लाना अलाउड वैसे नहीं होता, तो बाद में आपके घर वाले लेके आ सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ें होती है। तो खैर ये हुआ, मैंने फिर पापा से कहा तो पापा ने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ चाय पीनी है। तो जो मेरे साथ के थे उन्होंने सीधे कहा कि गुरु आप जाइए, आप पैसे मत दीजिएगा, सब हम कर देंगे। उसके पापा गए, तो मेरी और मेरे पापा की मुलाकात ऐसी होती थी ना कि जेल में हर मंगलवार को भैया सुंदरकांड होता है, और वो सुंदरकांड मुलाकात कक्ष में होता है, जो कि मेरे हाथे से मैं जैसे ही निकलूंगा सामने ही है। तो मेरे पापा की जो मैंने बैरिक कटवाई थी वो मैंने कटवाई थी 10 नंबर में, क्योंकि 10 नंबर में हमारे एक परिचित के थे, क्योंकि मेरे बैरिक में मेरे पापा का कट नहीं सकता था बैरिक। रीजन जेल मैनुअल में ये है कि 2 एक्यूज्ड एक साथ एक, मतलब अगर फाइली है, उसको फाइली कहता है कि अगर एक फाइल पे 2 हैं तो उनका सेम बैरिक नहीं होगा। तो सीनियर सिटीजन में मुझे करना नहीं था, क्योंकि वहाँ जो भी मतलब बैरिक का हाल था वो ठीक नहीं था। तो मैंने फिर 10 नंबर में मेरे पिताजी का कराया। तो मंगलवार को वो मुलाकात हमारी 10-15 मिनट के लिए वहाँ हो जाती थी, तो पापा की बेल लगी थी। अच्छा, मेरे पापा जब सरेंडर हुए तो मेरे पापा सरेंडर होने पहले ना सारी चीज़ें करके आए थे बाहर, वकील से बात करके सारी चीज़ें सब कुछ प्रॉपर करके आए थे। तो बेल लगी थी, प्रभु की दुआ से 8-10 दिन के अंदर ही मेरे पिताजी की बेल हो गई। हाँ, लोअर कोर्ट से उनकी, सेशन कोर्ट से उनकी बेल हो गई थी। तो मैं थोड़ा रिलीफ महसूस मैंने उस दिन किया जब ये खबर आई। फिर पापा की जब रिहाई आई तो मेरे पापा तो ऐसे निकले थे, क्योंकि बुलाया जाता है अगर आपके कोई फाइल ही छूट रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि अगर आप मिलना चाहो तो आप मिल सकते हो। तो मुझे तब तक लोग जेल अथॉरिटीज़ के जो सिपाही विपाही थे वो मुझे जानते थे। तो मैं निकला तो मैंने पापा से बस इतना कहा, मैंने कहा पापा आप तो आ गए थे, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मम्मी को बिल्कुल नहीं भेजना, क्योंकि मेरी मम्मी आर्थराइटिस की पेशेंट है, बहुत थोड़ी हैवी हैं जैसे पापा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो मैं आऊँगा मिलने तुमसे, 1-2 दिन के अंदर ही आऊँगा। तो उसके 2-3 दिन के बाद फिर मेरी मम्मी तो नहीं आई थी, मेरे पापा आए थे मेरे से मिलने, क्योंकि मम्मी का भी नाम एफआईआर में था। तो पापा आए तो कुछ नहीं, फिर वैसी बात हुआ। तो मैंने पूछा मम्मी का कैसे फिर क्या जाए, कहते देख रहा हूँ मैं बताऊँगा। और फिर वही दिन हुआ भैया जो जिस चीज़ से थोड़ा उभरा था। 21 अक्टूबर 2019 मुझे फिर एक खबर मिली बंदियों के थ्रू कि मेरी मम्मी और मेरा बेटा सरेंडर हुए। ऑलमोस्ट इंसिडेंट के कितने दिन बाद? इंसिडेंट के तकरीबन भैया 8 महीने बाद। 8 महीने तुमने जेल में गुजारे, उसके बाद तुम्हें खबर आती है कि हाँ मम्मी आई हैं, क्योंकि पापा मेरे अगस्त में आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मम्मी का सारी चीज़ें करी, तो मम्मी मेरी 21 अक्टूबर को सरेंडर हुई थी। मम्मी हुई तो हुई भैया, उनके साथ मेरा बेटा भी आया, 3 साल का था वो। तो मुझे लोगों ने जिस तरीके से बताया, उन्होंने कहा कि एक बच्चा था साथ में, वो बहुत रो रहा था।
तो मैं समझ गया वो मेरा ही बेटा है। तो फिर इसके बाद माता जी मेरी आई तो महिला बैरिक में उनको किया गया। तो महिलाओं का ऐसा है, अगर आपके फाइली में कोई लेडी है, कोई महिला है, तो शनिवार को महिला मुलाकात होती है, क्योंकि शनिवार के दिन बाकी जो जनरल मुलाकात होती है वो बंद होती है जेल में। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि बच्चे को क्यों लाया गया। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, अगर बच्चा साथ में आता है, अगर आप ये कोर्ट को सेटिस्फाई करते हो कि बच्चा इनके साथ ही रह सकता है, तो बेल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इजिली आपको बेल मिल सकती है। द सेकेंड वन इज बच्चे की कस्टडी का। इनको एक ये भी डर हो सकता है कि कल को अगर बच्चा बाहर छोड़ा, कोई महिला नहीं होगी उसे देखरेख के लिए, तो जो इनके सास ससुर हैं वो उसकी कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो बच्चा उनकी कस्टडी में ना चले जाए, प्लस बेल जल्दी मिल जाए। इसलिए ये लीगल टैक्टिक्स होती हैं जो यूज की जाती हैं। बच्चे इसलिए ही जेल भेजा जाता है साथ में जी। तो आप बताइए फिर जब आपका मदर से मिलना हुआ तो फिर महिला मुलाकात थी सर सैटरडे के दिन। तो मेरी माता जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा मम्मी क्यों आ गए अंदर। तो मेरी माँ ने भी फिर वही जवाब दिया, कहते हैं कि हमारी बेल नहीं होगी तो फिर तुम कैसे निकलोगे। एक दिक्कत ये भी होती है, मतलब आप पुलिस से कब तक भाग सकते हो, कब तक भागोगे आप इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो। सरेंडर के बिना अगर आपको देखो बेल मिलनी है नहीं इसमें, तो यही होता है कि आप जितनी जल्दी सरेंडर कर लो तो उतनी इजी लाइफ हो जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आप भागते हो पुलिस से, वो भी एक जेल लाइफ की तरह होता है। आपको 2 दिन कोई सहारा देगा, 4 दिन देगा, आप कैसे, तो उन्होंने वो भी इंसिडेंट्स अपने आपको बताए होंगे। हाँ, तो वही मेरी फिर मम्मी से बात हुई तो मेरे माता जी ने मेरे को सब बताया, तो रोने लग गई वो कहते कहते, क्योंकि वो मैं तो जेल में भैया उसी वक्त से था, लेकिन मेरी माँ वो ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाई थी कि मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई है। अच्छा, वो तो उस वक्त थी भी मेरे साथ जब वो सारे इंसिडेंट्स हुए थे, तो उन्होंने तो खुद देखी भी है चीज़ों को। तो मम्मी ने मुझे ऐसे ऐसी बात बताई कि मतलब क्योंकि मेरे बेटे को ले जाने के लिए मेरे इन लॉ बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे थे। वो जितने हथकंडे हो सकते थे वो सारे कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ तक कि वो उनका जिला अलग लगता है तो वो अपने जिला के पुलिस वालों को लेके आए कि उन्होंने हमारे घर पे दबिश डलवाई थी, तोड़फोड़ की थी, सारी चीज़ें छितरा दी थी, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी है हमारे घर से। तो मेरी मम्मी ने बताया कि टनल होता है ना भैया, टनल, रात में एक दिन जैसे मतलब मम्मी पापा का ऐसा हो गया था कि पुलिस की फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है तो इन लोग कहीं ना कहीं निकल जाए। तो इन लोग कुछ घंटे रात में इन लोग उस टनल में मेरे बेटे के साथ थे, मेरे माँ पिताजी। यही एक स्ट्रगल होता है, मतलब जो इंसान ना सह नहीं पाता कि गलती हुई, मतलब जो भी हुआ इंसिडेंट, उसमें मैं तो सफर कर रहा हूँ, मेरे अलावा जिनका कोई रोल नहीं है, पेरेंट्स का, वो भी किस एज में जहां उन्हें वो सब सुख मिलने चाहिए कि वो रेस्ट करें, वो उनकी रिटायरमेंट लाइफ है और वहां वो चीजें झेल रहे हैं कि रात में टनल में रुके हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं कि कोई देख ना ले। फिर इसके बाद भैया माता जी ने ये सारी चीज़ें उस तरीके से हुई। फिर वो दिन आया जिसकी हम इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पिताजी 18 दिसंबर था शायद, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं, 17 या 18 दिसंबर था। मेरे पिताजी मुलाकात करने आए थे मम्मी और मेरे से। तो बात हुई तो बेल के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा पापा मम्मी की बेल का क्या हुआ। तो पापा ने कहा कल लगी है। कहते हैं कि मैंने कहा फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो पापा ने कहा कि कल लगी है बेल, अगर मैं परसों आया तो समझ आना कि बेल रिजेक्ट हो गई, और अगर मैं परसों नहीं आया तो समझ आना बेल हो गई। तो वो पहली बार था भैया उन 10 महीनों में, क्योंकि दिसंबर तक 10 महीने हो ही गए थे मुझे, पहली बार था कि मैं प्रभु से ये मन्नतें मांग रहा था कि आज मेरी मुलाकात ना लगे। नहीं तो हमेशा मैं, क्यों पर्ची घुराई जाती है ना, तो हमेशा जब पर्ची घुराई जाती थी तो मैं ये देखता था कि मेरा कोई आया क्या, कोई आया क्या। पर उस दिन मैं ये कर रहा था कि बस नाम ना ले मेरा कोई। 1 पर्ची गई, नाम नहीं आया, 2 पर्ची गई, नाम नहीं आया, 3 पर्ची गई, नाम नहीं आया। फिर आई 4थी पर्ची, क्योंकि उस दिन मुलाकात ज्यादा थी, उसमें 4 ही 6 लोग का नाम था, उसमें भी नहीं आया। तो मेरे को 50% तो मैं तब कन्विंस हो गया कि मेरी मम्मी की बेल हो चुकी है। और फिर उसी के अगले दिन या 2 दिन बाद मेरी मम्मी की रिहाई आ गई। तो ऑलमोस्ट 2 महीने, एक्यूरेट 2 महीना। तो आप 21 अक्टूबर को मेरी मम्मी जेल में आई है, 21 दिसंबर 2019 को मेरी मम्मी की रिहाई आई थी। तो अब बचे आप, खाली मैं बचा। तो मम्मी की रिहाई आई तो गौरीशंकर दादा थे जो बहुत अच्छे थे, 2 स्टार थे जेल में। तो इन्होंने, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि फाइल ही छूटता है तो खबर दी जाती है, तो खबर आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि गेट एक है, एक
क्या है, दीवार आप समझ लो उसको जेल की, कि अगर आप बंदी हो और अगर आपको जेलर साहब से कोई बुलावा नहीं आया है या आप तारीखों पे नहीं आपको जाना है तो आप वो गेट दाग नहीं सकते हो। तो मैं गेट के इस तरफ था, मेरी माँ और मेरा बेटा उस तरफ थे, क्योंकि उनकी रिहाई होनी थी। तो इन्होंने कहा, जो गौरी शंकर दादा थे, इन्होंने कहा कि अरे माँ है, जाओ मिल लो, हम कह रहे हैं। मैं गया, फिर मैंने अपनी माँ से वहाँ बात की, क्योंकि रिहाई के टाइम भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा कि पापा आए होंगे लेने। तो जो एक राइटर था, उन्होंने आके खबर दे दी मुझे कि आपके पिताजी आए हैं आपकी मम्मी को ले जाने के लिए। तो मैं थोड़ा भैया थोड़ी मैं ना उस वक्त एक हल्की सी एक राहत सी महसूस हुई कि हाँ चलो, अब ये है कि इनको ना भटकना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा बेटा हमारे घर पे रहेंगे। रही बात मेरी, तो जब तक झेलना है तब तक मैंने तो पहले दिन ये बना लिया था कि जैसे लोगों ने मुझे अंदर बताया था, मैंने तो उस हिसाब से ये चीज़ सोच ली थी कि अब पता नहीं कितने कटने हैं यहाँ पे। जो आपने पढ़ाई की, जो आपने प्रोफेशनली जो भी आपने चीज़ें हासिल की, आप कितने स्मार्ट हो, वो सब खत्म अगर आपकी जेल में आपका आगमन हो चुका है तो मैंने तो ये चीज़ में अपने आप को ठान लिया था कि मेरी सारी वो चीज़ें खत्म हो चुकी है, अब तो मैं जेल का हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर जनवरी में मुझे खबर आई कि मेरी बेल लगी है सेशन में, क्योंकि पहले सेशन में ही होती है, सेशन में लगी। और फिर फरवरी में ये भी खबर आ गई कि सेशन से रिजेक्ट हो गई है, हाई कोर्ट जाएगी। और हाई कोर्ट भैया एक टफ मामला हो जाता है, और स्पेशली 304B के एक्यूज के लिए। पर मेरी किस्मत ना भैया, वहाँ भी मेरा कहते हैं ना कि मुझे छोड़ नहीं रही थी। उसी पीरियड में कुछ दिन के बाद कोविड लग गया, सब बंद। तो जो एक उम्मीद थी मेरी कि शायद मैं छूट जाऊं, वो उम्मीद पे भी पानी फिर गया। और कोविड वाला समय, बाहर जो लोग थे, हमने तो दुनिया देखी नहीं बाहर की उस समय, बाहर के लोगों ने तो जो भी सफ़र किया, जो उन पे बीती, हम लोगों ने तो इस तरीके से हम पे बीती है कि आप समझ लीजिए पैसे नहीं थे क्योंकि मुलाकातें बंद हो गई। जो आपके पास रिसोर्सेज, आपके कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, घर वाले नमकीन वमकीन भेज रहे थे, वो ख़त्म हो गई। कैंटीन में कोई चीज़ें बाहर से नहीं आ रही थी, तो आपके पास बचा गया जो जेल का खाना है। अब जेल का खाना भी ऐसा हो गया था कि कभी कभी होता है ना कि हमेशा आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। तो हमने वो वक्त देखा है जेल में कोविड के टाइम पे कि आपको पता होगा बरसिंग की सब्जी होती है, जो यूपी बिहार के व्यूवर्स है इनको पता होगा। बरसिंग एक्चुअली आप जो गाय होते हैं, भैंस होते हैं, इनको देते हो, तो उसकी सब्जी हमको खिलाई जा रही थी उन कोविड के पीरियड में। और ये सारी चीज़ें जो भी मेरे पे बीती, मैंने ये इन्होंने ना मेरे को कमज़ोर नहीं की भैया जेल में, मैंने ना अपने आप को इससे मजबूत बनाया। मैंने बुक लिखनी शुरू की कोविड टाइम पे मैंने ये चीज़ सोच लिया कि मैंने ना ये अपना प्रॉपर अपना ना माइंड सेटअप करके रखा था कि जो मेरे पे बीता है ना, ये मैं कोशिश पूरी करूंगा, चाहे जिस लेवल तक जाना जाए, ये किसी और पे ना बीते आने वाले दिनों में। मैंने बुक लिखना शुरू किया डे 1 से, जो भी चीज़ें हुई थी। तो उसके से अथॉरिटीज तक वो चीज़ें, जेल प्रशासन तक वो सारी चीज़ें गई। क्योंकि मैं टेक्वांडो ब्लैक वन हूँ, मैंने लोगों को, अंदर बंदियों को सेल्फ डिफेंस के क्लासेस देने शुरू किए। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि जेल में जो है उनको ही कौन सा सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है ज़रूरत, क्योंकि हर आदमी मुजरिम नहीं है। वहाँ पे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, बेगुनाह हैं, लेकिन फिर भी फंस गए हैं, वो तो ज़रूरत है। तो मैं वो चीज़ें लोगों को करता है, फिजिकल एक्टिविटी हो गई थी। सच्चाई है कि स्मार्ट वही है जो करता भी है काम और बचता भी है। वही है जो पावरफुल लोग हैं, वो तो बच जाते हैं। इसमें फंसता कौन है? जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको फंसा दिया जाता है, उनको फंसाया जाता है। बोला जाता है कि 60-70% तो वो लोग हैं भैया जिन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया होता, उनको फंसा दिया जाता है। जेल के एक सिपाही थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ऐसी एक बार कन्वर्सेशन हो रही थी जेल में, तो उन्होंने अपने मुंह से कहा, कहते इस जेल की अगर बात करो तो 80% लोग बेगुनाह है। अब आप सोच लीजिए, मैं जब जेल गया था तकरीबन 1400 बंदी थे और जेल की क्षमता 650। हाँ, डबल से भी ज्यादा, इसलिए वहां पे इतनी दिक्कत होती है। इस बीच में कोई कोविड के टाइम में एक आपने इंसिडेंट बताया था कि इसमें मतलब प्रेज किया गया था न्यूज़पेपर। हाँ, मैंने वो चीज़ें की थी क्योंकि कोविड का टाइम था, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर भी कर रहा था। तो मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि जितना हो सके लोग ले करो। तो
उस समय अमिता दुबे हमारी सुपरिटेंडेंट थी सुल्तानपुर जेल की। तो एक सिपाही थे, मैंने उनके थ्रू ना एक लेटर भिजवाया था कि मैं अपना कोई योगदान देना चाहता हूँ। तो पैसे वैसे तो दे नहीं सकता था क्योंकि अंदर तो हम खुद ही ना के बराबर थे। तो शरीर में एक ही चीज़ है आपके जो आप दे सकते हो, वो है रक्त, ब्लड। तो मैंने अपने तरफ से किया था कि अगर इसकी कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं देने तैयार हूँ, क्योंकि मैं ब्लड डोनर था पहले। मैं हर साल 1.5 साल में अपना ब्लड डोनेट करता था, मैं एक फ्रिक्वेंट डोनर था। तो मैंने कहा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे ये करनी है। तो उसके लिए मुझे प्रेस किया गया था, बुलावा आया था अमिताभ दुबे जी से। तो मैं गया हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी प्रेस किया था। और उसी वक्त अमर उजाला जो कि लोकल न्यूज़पेपर है उत्तर प्रदेश का, उसमें मेरा एक आर्टिकल आया था जो जेल प्रशासन के थ्रू किया गया था। तो उसके वजह से थोड़ा और इज्जत मिलने लग गई मुझे जेल में उन सारी चीज़ों की वजह से। प्लस मैं किताब लिख ही रहा था अपनी, लोगों को थोड़ी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करके रखा था। इसके साथ साथ कुछ अंदर लोग थे, क्रिमिनल्स भी थे उसमें बहुत, जिनको ना एक पढ़ने की इच्छा थी। क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है ना भैया, जो आप दुनिया में बाहर रह के नहीं कर सकते वो आप जेल में कर सकते हो। मुझे किताब लिखने का शौक बहुत पहले से था, पर मैं पोइट्रीज लिखता था, मैंने उसको अंदर फुलफिल की। फिर लोगों को ना पढ़ना था, मैंने अंदर कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। मैंने घर से अपनी मुलाकात में डिक्शनरी मंगवाई, मैंने लोगों को अंदर पढ़ाना शुरू किया। तो एक अच्छी लोगों के बीच में इमेज बन गई थी, जिसके से जेलर लोग जो थे वो भी मुझे काफ़ी मानने लगे। अच्छा, जेल में आपको पेन भी नहीं दी जाएगी, एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा किसी बंदी को। क्यों? कि कहीं आप कोई धमकी वाला लेटर लिख के कहीं भिजवा दो ना, तो जब लोगों को पता चल गया, कन्विंस हो गए कि अरे यार ये तो सभ्य है, डिसिप्लिन्ड है, तो मैंने एक चीज़ लिखी कि मुझे बुक्स की ज़रूरत थी। तो हमारे जो जेलर साहब थे, बड़े गाई आदमी थे, तो उन्होंने ये चीज़ कही कि उन्होंने और डिप्टी जेलर ने कि पंडित को जितनी बुक और पेन की ज़रूरत होगी, जो स्टेशनरी की ज़रूरत होगी, इनको दे दीजिए, प्रोवाइड करें। हाँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई और मेरा यही दिनचर्या फिर बन गया था। तो कोविड थोड़ा, मतलब ये नहीं कहूँगा कि मुलाकात चालू हो गई थी, मुलाकात बंदी थी, कर्फ्यू लगे हुए थे। तो वही टाइम में ना जेल में दरअसल सारी चीज़ें गिनती की होती है। आप सवेरे निकलोगे, जैसे सवेरे 6 बजे बैरिक खुलती है, आपको बाहर निकाला जाएगा, गिनती होगी ग्राउंड में। तो हर हाथे का अलग अलग होता है, तो आपकी गिनती होगी। गिनती होने के बाद फिर आप जो भी आपको वॉशरूम जाना है, ब्रश व्रश करना है, जो करना है आप कीजिए। फिर उसके बाद चाय वाई आती है, ठीक है। तो फिर बाद में खाना बढ़ता है तकरीबन 10:30 बजे। फिर 11:30 बजे के अप्रॉक्स बैरिक फिर बंद कर दी जाती है, सब लोग अंदर और बैरिक बंद। फिर वो बैरिक खुलती है तकरीबन 3:30 बजे सवेरे, आफ्टरनून में। और फिर वो हमारा तो डिनर ही 5 बजे बढ़ जाता है। तो 5 बजे डिनर बढ़ता है, तो उसके बाद तकरीबन 6, सवा 6, 6:30 बजे ऐसे ठंडियों के सीजन टाइम में, विंटर्स में 5:30 और बाकी टाइम पे अप्रॉक्स 7 o'clock के करीब बैरिक बंद होती है। फिर वो बैरिक डायरेक्ट सवेरे खुलेगी। वही प्रोसीजर है कि सवेरा आएगा तो आपको खोला जाएगा, जैसे अंधेरा हो जाएगा वापस आपको अंदर ढकेल दिया। अंदर आप जाओगे तो आपको वही 4 दीवारी, वही अड़गड़ा, वही फट्टा, यही देखना है आपको। तो इस कोरोना काल की वजह से बेल आपकी काफी डिले हुई? बेल भैया काफी डिले हुई। और एक चीज ये हुआ कि जैसे मैंने बताया कि गिनती होती है, तो एक बार ऐसी गिनती हो रही थी, तो हमारे डिप्टी जेलर आए मेरे पास, जेलर साहब, उन्होंने कहा यार पंडित कब तक ऐसी जेल काटोगे, परेशान हो जाओगे, बेल हो नहीं रही। कहते कुछ करना चाहो तो। मैंने कहा क्या सर? कहा राइटरी करो, क्योंकि वो जानते थे पढ़ा लिखा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा तुम डिप्टी जेलर के कार्यालय में राइटरी करो, तुम्हारा समय भी कटेगा, प्लस तुमको कुछ इनकम भी मिलेगी। क्योंकि जेल में आप जब काम करते हो तो आपको कुछ एक बहुत छोटा अमाउंट ही होता है, वो सही नॉमिनल अमाउंट, हाँ नॉमिनल अमाउंट होता है, लेकिन वो आपको दिया जाता है। अगर आप लंबे समय जेल में हो तो आप जेल में भी उसको विड्रॉ करवा सकते हो, और जैसे अगर आप छूटते हो तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मेरा भी ऐसी हुआ था, मैं छूटने का मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। कितना अमाउंट था वो जो ट्रांसफर? भैया वो 6 महीना मैंने तकरीबन किया था, मैंने राइटरी की थी 2021 मार्च या अप्रैल से। मैंने अप्रैल से दिसंबर तक की थी, या मई से दिसंबर तक की थी। तो 6 महीने का मेरा टोटल था। 4,800 समथिंग रुपए आए थे। पर वो 4,800 वो ऐसे थे कि वो कमाई वो जेल की थी। जेल के लिए जैसा लोग बोलते हैं कि यहाँ कैदी जाते हैं, इनके साथ मार पिटाई हो और इनको पनिशमेंट मिले। मोर ओवर जेल एक सुधार गृह है। अगर वहां पे जो लोग गए हैं, अगर हम उनको इम्प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली उन्हें आना समाज के बीच में ही है। तो ये मैंने काफी अच्छा देखा तुम्हारे केस में कि वहां पे कोशिश ये की जा रही थी कि इंसान वहां खराब ना हो जाए और गलत रास्ते पे ना जाके उसको उसी धारा में
जिसमें वो जाना चाहता है, पढ़ा लिखा है तो उसको राइटरी करा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वहाँ पे तुम्हारे साथ ये हुआ। शुक्रिया सर। अच्छा, मैं इसमें एक इंसिडेंट पे और गौर डलवाना चाहूँगा। ये एक्चुअली इंसिडेंट इसलिए ताकि इसको कोई और फॉलो ना करे। मतलब अगर पहले तो मालिक ना चाहे कि कोई वो दिन देखे जो मैंने देखी है, पर अगर गलती से वैसा आ जाए तो ये चीज़ें कोई दोहराए ना। ये मेरी कोविड के ही टाइम पे हुई थी और 2020 में हुई थी, पहली लहर जब थी, तब मैं राइटरी भी नहीं करता था। तो बैरिक में हो गया था क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हर कोई थे, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था, जेल की चीज़ें हो रही थी, बाहर वालों से कोई बात नहीं हो पाई थी, पता नहीं चल रहा था केस में क्या चल रहा है, कोर्ट कब खुलेगी, तो हर कोई फ्रस्ट्रेट था। उस वक्त ये हुआ था कि रामायण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये हुआ था कि रामायण दिखाया जाएगा हर टेलीविजन पे। तो हमारे यहाँ भी जैसे मैंने बताया था बैरिक में टीवी थी, तो बाद में तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो छोटी वाली हटा के एलईडी लगा दी गई थी और बंदियों के कंट्रीब्यूशन से थोड़ा करके टाटा स्काई लग गया था, क्योंकि आईपीएल यही कुछ थे चीजें जिससे थोड़ा एंटरटेन रहते थे बंदे। आईपीएल वगैरह सब आईपीएल चलती थी भैया, तो आईपीएल हम देखते थे अंदर, और वही मनोरंजन का एक जरिया था। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था 2020 का, मेरे को वो टाइम भी अच्छा याद है, मई का महीना था। और ये एक बंदी था, इसने मतलब था तो मेरे ही साथ खाना पीना खाता था ये, तो क्योंकि बाकी जिनके साथ मैं शुरुआत में खाता था वो सब छूट गए थे, किसी का ट्रांसफर हो गया था, तो मैं अकेला हो गया था। तो मैंने फिर कुछ 2-4 लोगों थे, मैंने इकट्ठा करके ये किया था कि यार आप, क्योंकि मैं पुराना हो गया था बैरिक में, तो लोगों का ऐसा हो गया था कि कोई आता था तो मेरे से सलाह मशूरा करता था। मुझे तो एक ऐसी फीलिंग आने लग गई थी कि यार मैं कितना पुराना हो गया हूँ अब। तो ऐसी कुछ चीज़ हो गई थी, तो लोगों को दिक्कत भी होती थी तो मेरे पास आ जाते थे। तो मेरा फट्टा थोड़ा बड़ा था, तो मैंने लोगों को 4-5 लोगों को अपने फट्टे पे, तो मुझे पता है कि मैं भी जब आया था बैरिक में तो मुझे किसी ने सहारा दिया था, फट्टा दिया था, तो मैंने वो लेगेसी को कंटिन्यू रखा कि ठीक है यार, आप आए हो, जगह नहीं है सोने वोने के लिए, ठीक है एक काम करो, मेरे फट्टे पे एडजस्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की दिक्कत है, मैंने तो भैया बल्टी घर बसा लिया था अंदर, मैंने क्यों, रहना ही था, क्या करूंगा। बल्टी 2-3 की थी, खाने के बर्तन मतलब अंदर ही कैंटीन में आपको मिलते हैं, वो प्लास्टिक के कप्स वैसे होते, तो मैंने की हुई थी, प्लेट मंगवाई थी। तो मैंने किया था यार, खाना वाना दे दिया करो, इकट्ठे खा लेंगे। घर से अचार वचार पहले आ ही जाती थी। जेल में मैंने ट्रेंड भी बहुत सीखा, मैंने मरचा का अचार बगैर किसी रिसोर्सेज के बनाना सीखा, जबकि मैं किचन फैमिलियर नहीं हूँ, मेरे को किचन की कोई चीज़ें नहीं आती, पर मैंने जेल में मरचा का अचार बनाना भी सीख लिया था, थोड़े स्वाद के लिए। अचार वचार तो कुछ होते नहीं थे, तो उससे थोड़ा स्वाद मिल जाएगा, दाल में हम डाल के खाते थे। तो एक दिन की बात ऐसी हुई थी कि ये जो बंदी था हिंदू ही, रामायण चल रही थी और ये गालियां दिए जा रहा था राम जी को और सीता मैया को, फ्रस्ट्रेशन में या जैसे भी था। उसको मैंने मना किया कि मेरे पीछे ही था, मैंने कहा यार मत गाली दे, सारे बंदी हैं, रामायण चल रही है, मैंने कहा कुछ हो जाएगा, और जेल का सिस्टम बहुत खराब है। पक्की बैरिक थी, और पक्की बैरिक के बाद भैया अगर बैरिक खुलती ना, बहुत गंदी पिटाई होती है, मतलब आप सबकी, खाली जो एकदम बहुत ज्यादा बुजुर्ग है उनको छोड़ा जाएगा, नहीं तो वो बाहर निकाल के तो बाद में वो अंदर ही लाठी बरसाना शुरू करते हो, वो देखेंगे नहीं सर पे लग रही है, हाथ पे लग रही, पैर पे लग रही, बहुत गंदी होती, बहुत गंदी। तो समझाया, ये नहीं माना, बल्कि वो थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, उसने हम लोग को ही गालियां देनी शुरू कर दी। तो उसमें कुछ थे हिंदू, मतलब जो कंटिन्यू उनकी, मतलब उनके लिए रोज का था जेल आना, तो उनके साथ थोड़ी हो गई। फिर बाद में मेरे ऊपर ये लोग गिर गए, तो मेरे पे जब गिरे तो मेरे गर्दन के यहाँ पे वो बंदा गिरा, तो 2-3 हाथ पैर मेरे से भी चल गए, और वो इतने गंदे तरीके से चले कि फिर रिपोर्ट लग गई। जेल में रिपोर्ट लगती है बैरिक बंद होने के बाद, तो रिपोर्ट लगी तो सिपाही आया कि उसमें मारपीट हुई है, वो रिपोर्ट लग गई। हाँ मारपीट हुई, तो उसको पहले बुलाया गया, फिर पूछा गया कौन था दूसरा जिसने मारा, तो मुझे तो पंडित ही कहा जाता था। तो आवाज़, जो बैरिक का राइडर था उसने आवाज़ लगाई, पंडित। मैं गया, तो जो सिपाही आए थे मुझे जानते थे अच्छे से तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित तुम, तो मैंने फिर उनको पलागी किया क्योंकि वो भी पंडित ही थे। तो बोले क्या हो गया, तो मैंने उनको चीज़ें बताई। तो उन्होंने इसको पूछा कि क्यों गाली क्यों दे रहे थे, तो इसने कहा साहब 4 साल हो गया है, बेल नहीं हो रही है। कहते अबे तुम्हारी बेल नहीं हो रही है तो इसमें भगवान की गलती है, और वो था भी 302 में और करके आया था। तो फिर बाद में उन्होंने वहीं खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे सिपाही, उनको पता था कि बैरिक खुलेगी तो बहुत गंदी पिटाई हो जाएगी, सबकी तो होगी पर मुझे और उसको तो रगड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने वहां पे सब रफा दफा कर दिया। मुझे कहा, नसीहत दी कि पंडित आराम से जाओ, आराम करो,
कह रहे तुम इतने समय से काट रहे हो, तुम बेमतलब हो कि मैं ठीक है। तो इसके बाद आप मुझे बताइए वो इंसिडेंट जिस दिन आपकी बेल होती है, फिर ऑलमोस्ट 3 साल बाद। बेल भैया ऐसी थी, पहले तो ये जब चीजें हुई इसके तो अगले दिन पॉलिटिक्स थोड़ी हो गई थी, तो लाठी भी चली थी हमारे ऊपर, बहुत अच्छी खासी लाठी मेरे पे चली थी। तो फिर उसके बाद चीजें सही, फिर मैंने राइटरी भी ज्वाइन कर ली थी। बेल मेरी फिर भैया ऐसी हुई कि मैं राइटरी करने लग गया। तो मुझे राइटरी करने का, मैं राइटरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको जेल के अंदर राइटरी ही कहा जाता है, एक्चुअली वो राइटर है तो उसको राइटरी बोली जाती है। तो राइटरी का मेरे को बहुत एडवांटेज मिला क्योंकि मैं अपनी बेल की जो प्रोसेसिंग है वो मैं ऑनलाइन चेक कर पा रहा था क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में था, तो मैं देख ले रहा था सारी। फिर मुलाकात जब आती थी तो मैं उस तरीके से अपने घर वालों को होते ना कि प्रॉपर बताता था कि ऐसे करवाया जाए, ये हो। तो 16 नवंबर को मेरी बेल लगी थी हाई कोर्ट में, और मेरे को उस दिन, और वो जिस बेंच पे लगी थी करुणेश पवार के, वो एक ऐसा जज था जिसको मैं सही मायने में जज कहूंगा। क्योंकि लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है ना भैया कि हर मुजरिम को एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। सुधरने का मौका आप तभी दोगे जब उसकी बेल होगी। तो वो एक्चुअल में जज था जो एक्चुअल में अपनी ड्यूटी निभा रहा था, और उसने बहुतों को मौका दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैंने पापा से ये कहा था, पापा उनके बेंच पे लगेगी तो शायद मैं निकल जाऊं। तो लगी, मेरी फाइल लगी थी और मैं लाइव देख रहा था कॉन्फ्रेंस रूम में ऑनलाइन विद परमिशन डिप्टी जेलर का कि मैं देख सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं गलत चीज कुछ देख नहीं रहा, और गलत चीज आप देख भी नहीं सकते क्योंकि बाकी से वेबसाइट्स ब्लॉक्ड होती है जेल में। तो मैं देख रहा था, 12:30 बज गए पर मेरी फाइल पिकअप नहीं हुई थी, और फिर उसके बाद लंच ब्रेक हो गया था। तो 1:30 बजे करीब जब वापस से मैंने चेक किया तो फ्रेश फाइल्स देखना शुरू हुआ। इसका ये मतलब है कि जो पुरानी फाइल्स थी उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। तो मेरी वो जो एक आखिरी उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। तब फिर मैं एकदम निराश हो गया था। तो 3:30 बजे की बात थी, 3:30-4 बजे की बात थी। मैं राइटरी जब करता था तो मैंने अपने डिप्टी जेलर साहब को कहा, मैंने सर मैं एक बार बैरिक होके आता हूँ। क्या ठीक है। तो मैं बैरिक गया, थोड़ा मुंह हाथ धोया, मूड खराब था, थोड़ी देर बैठा था, सोच रहा था चीज़ों को। फिर आया तो मेरा एक्चुअल काम ये था ना कि मैं जो रिहाई होती थी मैं वो पर्चे पूरे प्रॉपर बना के बाहर से उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल आते थे उनको मैं देता था। तो वो कांस्टेबल ऐसे थे जो रेगुलर थोड़े टच में थे मेरे पापा से, कि जैसे कभी अगर कोई वैसी खबर होती तो वो मेरे पापा को दे देते थे या मेरे पापा उनको देते थे, मेरे तक कन्वे हो जाती थी। तो वो आए, और वो जैसे ही आए उस दिन शाम को एक थम्स अप का इंप्रेशन देके कि मतलब हो गया है, मतलब एक सक्सेस थी। तो थोड़ी एक अंदर एक भावना वैसी जागी कि मैं ये क्या है। तो वो आते आते उन्होंने कहा कि पंडित तुम्हारी बेल हो गई। अब सर वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे ये भी था कि यार मैं जब चेक कर रहा था तब तो ये शो हो रहा था कि मेरी फाइल देखी ही नहीं गई है, फ्रेश फाइल देखी जा रही थी। तो मैंने उनसे ये चीज़ कही, मैंने कहा भैया ऐसा मजाक ना क्या करो, 3 साल से जेल काट रहा हूँ, परेशान हो चुका हूँ। तो बोले यार हम क्यों मजाक करेंगे तुम्हारे साथ। मैंने कहा भैया किसने कहा। कहते तुम्हारे पिताजी ने फोन किया था। तो मैं एकदम 100% श्योर। और सर वो खुशी ऐसी थी कि मैं भूल गया था उस पीरियड में कि मैं जेल में हूं और मेरे सामने डिप्टी जेलर बैठे और मेरे को रिहाई की पर्ची बना के देनी है। और विद इन अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स वो न्यूज पूरे जेल में फैल गई कि पंडित की बेल हो गई है 304B में, क्योंकि 304B बहुत हार्डकोर धारा है, उसमें किसी की बेल होना बहुत बड़ी बात थी, इसमें प्रिज्यूम कर लिया जाता है। हाँ, तो लोग बाकी के जो 304B के एक्यूज थे वो लोग भी आपकी बेल ऑर्डर आपसे मांगते हैं कि भैया दिखाओ क्या पॉइंट्स के ऊपर हुआ। तो ये एक्सरसाइज मैं भी करता था, मैंने भी की थी। किसी की 304B की बेल होती तो मैं भी वो एक्सरसाइज करता था, बेल ऑर्डर निकाल के देखता था किस पॉइंट के ऊपर हुआ है। वही सारी मैंने अपनी होमवर्क करी और वही मैंने कन्वे किया था अपने घर वालों को, अपने वकील को। और ये जो बेल हुई थी फिर मेरी, तो सब खुश थे, क्योंकि मुझे मेरे बैरिक में जो सजा आपती थे, जो कैदी थे, वो लोग कहते थे कि यार पंडित हम 4 महीना और काट लेंगे लेकिन तुम्हारी बेल हो जाए क्योंकि तुम नाजायज काट रहे हो। फिर भैया वही खुशी का वक्त था। 8 बजे के करीब मैं बैरिक गया हूँ। और ये कही जाती है जेल में, जब तक बेल ना हो तब तक आपको जेल की रोटी आप खा लेते हो, जब आपको पता चल जाए आपकी बेल हो गई ना तो आपसे कुछ खाया नहीं जाता। तो थोड़ा मतलब समझ लीजिए अब, क्योंकि हम लगभग
लास्ट के पार्ट में चल रहे तो मैं वही यूपी वाले टोन में कहूँगा। तो हमारी भी कुछ इच्छाएं ऐसी थी, हमारे साथ भी वही चीज़ बीत रही थी। तो मैं जैसे ही गया तो बैरिक में अपने घुसा तो लोग उठे, गले मिलने लग गए, कुछ लोग पैर छूने लग गए कि भैया हो गई। खुशी का मतलब वो था लोगों के अंदर कि यार, क्योंकि मैं उन 114 लोग थे उस वक्त मेरे बैरिक में, और उन 114 में छठा या सातवां था मैं जो उस इतने टाइम से जेल काटा था उस बैरिक में। बाकी सब मेरे बात के थे। अगर उन 6 लोगों को छोड़ दिया है तो सारे नए ही थे, मेरे सामने के थे, तो सब खुश थे। और वो हकीकत बात थी कि रोटी नहीं खाई गई है। मेरे साथ एक पंडित जी थे, सीनियर थे, तो वो खाना खाते थे, और एक ठाकुर साहब थे, 2-3 जन और थे। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि हमारी भाषा में, कहन गुरु अब तो से जेल वाली रोटी अब खाई ना जाए। तो फिर मैंने कहा, हम कहे कि अब बस निकले के भाई यहाँ से और माता जी के हाथ से खाएगा, मतलब कि अब यहाँ से निकलना, माँ के हाथ का खाना है, बहुत हो गई जेल की रोटी। लेकिन भैया वो इंतज़ार भी मेरा बहुत लंबा था, बेल होने से रिहाई तक की। मैंने जैसे कहा ना, मेरी किस्मत ने मुझे दगा बहुत दिया है। तो मेरा बेल ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था हाई कोर्ट के साइड पे। अब आप बेहतर जानते हो, जब तक बेल ऑर्डर अपलोड नहीं होगा आप रिहाई फाइल नहीं कर सकते हो, और रिहाई फाइल भी करने के बाद वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं। तो मैं फिर मेरे साथ साथ डिप्टी जेलर थे, 2-4 लोग और थे, सब रोज चेक कर रहे हैं, बेल ऑर्डर ही नहीं आया, अपलोड हो रही। तो एक समय क्या, तो मुझे भी लगने लग गया था। मेरे पापा मुलाकात करने आए तो मैंने सीधा कह दिया, मैं मतलब मुलाकात करने नहीं आए थे, मैं तारीख पे गया था, तो मैंने पापा से कह दिया, मैंने पापा चलो ठीक है, लेकिन ये ऐसी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। कहते कौन सी उम्मीद? मैंने कहा कि मैं भले ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर ये उम्मीद गलत आपने दे दी कि पहुंचवा दिया खबर की बेल हो गई है। कह सही में तुम्हारी बेल हो गई? मैंने कहा झूठ ना कहो। मैंने कहा रोज चेक कर रहा हूँ पागलों की तरह, बेल जो ऑर्डर है वो अपलोड ही नहीं हुआ है। कहते हैं हाई कोर्ट के साइड में दिक्कत है। तो पापा ने फिर वकील को बुलाया जो मेरे थे, तो उन्होंने कहा, कहते पंडित हाथ जोड़ के कहे, पंडित सही में हो गई है तुम्हारी बेल, कहते जल्दी छूटोगे। मैंने कहा चलो ठीक है और देख लेते इंतजार। वो इंतजार थोड़ा लंबा हुआ और फाइनली भैया 6 दिसंबर को मुझे ये खबर मिल गई कि मेरी रिहाई आ चुकी है, पर वो विलंब में आई थी। तो एज पर जेल मैनुअल एंड जेल लॉ मुझे विलंब की रिहाई में मुझे शाम को नहीं छोड़ा जा सकता था, तो मेरी रिहाई 7 की सवेरे हुई। तो 7 दिसंबर को, मतलब सोचिए 16 नवंबर को बेल हुई थी और 7 दिसंबर की सवेरे मेरी वो जेल से रिहाई हुई है। और वो रिहाई भी वैसे हुई है कि बहुत क्योंकि लोग जानते थे, मानते थे, इज्जत देते थे, तो काफ़ी लोग थोड़े मतलब मायूस भी हो गए थे कि भैया जब तक आप थे आप मदद कर देते थे लोगों की। मैं लोगों को बेल ऑर्डर निकाल के दे देता था, क्राइम नंबर दे दो, मैं बता देता था भाई क्या प्रोसेसिंग हो रही है, और मैं कुछ नहीं लेता था लोगों से। तो इस तरीके की चीज़ें थी, और ये चीज़ें मैं जब से राइटरी कर रहा था तब से करते आ रहा था, फिर जो लोगों को पढ़ाता था, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो मैं तो आज भी कहूँगा और ये हमेशा कहूँगा कि मैंने उन लोगों की मदद की या मैं उनके लिए खड़ा था अंदर, तो वो उन लोगों की दुआएं थी, मेरे माँ बाप के मेहनत के साथ, प्रभु के साथ साथ वो लोगों की दुआएं थी जिस वजह से मेरी बेल हुई। नहीं तो आप सोचिए 2.5 साल तक कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने राइटरी शुरू की और उसी के 6 महीने बाद मेरी बेल हुई है, क्योंकि राइटरी शुरू होने के बाद ही मैंने वो लोगों को बताना शुरू किया, पढ़ाता, हाँ एक पढ़ाना वढ़ाना वो सारी चीजें तो चली रही थी। अच्छा ये चीज होती भी थी, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, तो वो चीजें थी। तो 7 दिसंबर को भैया फाइनली उन जेल की दीवारों से छुटकारा मुझे मिला। बहुत सारी चीजें अंदर देखी, बहुत सारी चीजें अंदर खुद पे बीती, बहुत चीजें छोड़ी भी अंदर। अच्छा एक वहम चलता है बंदियों के अंदर जेल में कि जब आप छूटो ना तो आप अपना एक रुमाल का टुकड़ा भी जेल में छोड़ के नहीं जाना। तो लोगों के अंदर एक थोड़ी एक ये होती है कि नहीं यार फिर ना तो आप वापस आ जाओगे। तो मैंने वो चीज़ भी दूर करने की कोशिश की। मैंने सिर्फ एक कटोरा जो मैंने आपको बताया जिसमें मैं खाना खाता था, मैं बस वो लेके निकला था जेल से बाहर। बाकी जो कपड़े वपड़े थे, बहुत से बंदी ऐसे थे जिनकी मुलाकात नहीं आती थी, तो मैंने सब छोड़ दिया था। वो कटोरा लेके निकला था और आज भी जब अपने घर पे रहता हूँ तो मैं उसी में जो है चूड़ा होता है हमारे यहाँ या नमकीन, तो मैं उसी में खाता हूँ। क्योंकि वो जो दिन है ना भैया, लोग कहते हैं कि मत याद करो मत याद करो, लेकिन मैं याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दिन ने मुझे यहाँ तक सिखाया कि जेल में आपको लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना है कौन आपका पराया है। बिल्कुल, एक रियलिटी होती है जो सीख देता है। मैंने बहुत सीख देखी है, मैंने बहुत सीख ली है जेल से। और अब क्या स्टेटस है जो आप बुक लिख रहे हो उसका? बुक लिख रहा हूँ भैया मैं, आप समझ लीजिए बस कुछ दिन, महीने नहीं कहूंगा, बस कुछ दिन की बात है।
तकदीर है मेरी किताब का नाम, जो कि प्रपोज टाइटल है, और वो लोगों के बीच में आएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह पे अवेलेबल रहेगी। और मैंने तो जो चीज़ें बताई है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैंने मतलब इस तरीके से बताया है। बाकी वो किताब में आपको एवरी सिंगल डिटेल्स वो मेंशन आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। एक सीख मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक लड़का जो यूपी से भी ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं अब्रॉड में ही ज़्यादा रहता था, अब्रॉड ही रहता था ज़्यादातर, मेरी कंटिन्यू फ्लाइंग होती थी, एक्सटेंसिव फ्लाइंग होती थी। वो बंदे को आप अचानक में आप 4 दीवारों के बीच में भेज दे रहे हो। और काफी लोगों का ये भी जानना कि नहीं इसने गलत नहीं किया है, हाँ, बट सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है, हाँ, कि वो फिर, और मैंने एक कमिटमेंट मैं अंदर लोगों को दे के आया था कि जो बीती है मेरे पे, ये मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं इसलिए जहां तक लड़ सकूं, और वो मेरी लड़ाई आज तक जारी है। और वो मालिक ने चाहा जितनी लंबी उम्र दे, मैं आगे तक वो लड़ाई जारी रखूंगा। मैं अपने एंड से हर एक चीज करते रहूंगा। मैं लोगों तक आपके माध्यम से, मैं आपका भी सर बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं लोगों तक बता सकूं कि मैं बेगुनाह नहीं था, मैं बेगुनाह नहीं हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो आज भी काट रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मोटिव हमारा ये नहीं है कि हम किसी की इमेज सुधारें, सच्चाई जो है वो सबके सामने है। बट द थिंग इज, ऐसे कानून होने के बाद भी कन्विक्शन रेट 30% है, और कुछ स्टेट तो ऐसे जहां पे 10% है कि बस 10 लोग इसमें कन्विक्ट हो पाते हैं, 10 अगर 100 लोग के केस में इम्प्लीकेट किए जाते हैं। तो क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को ना चाहते हुए भी, जब पता होता है कि इसने नहीं किया है, तब भी उसे फेक केस में इम्प्लीकेट करते हैं। एविडेंसेस हमेशा एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट इनके केस में अगर आपने देखा हो, सुसाइड नोट था, उसको दरकरार किया गया। उसके अलावा जो विटनेस, जो इनके फेवर में जो रियलिटी बता रहे हैं, उनको इग्नोर किया गया। ऐसे इंसिडेंट्स को हम कैसे बचा सकते हैं? अपने स्पाउस से आपके कैसे रिलेशन है, आप कैसे उनके साथ रह रहे हैं? अगर हो सकता है, देखिए, हम फिजिकल एब्यूज तो देख सकते हैं, लेकिन वो मेंटली कैसे परेशान है, जरूरी नहीं है वो हमारी वजह से हो। इनको इम्प्लीकेट कर दिया इस केस में, बस जरूरी नहीं है वो इनकी वजह से परेशान हो, किसी और वजह से भी हो सकते हैं। तो सोसाइटी का एक काफी अहम रोल होता है इस बीच में। मैं आपके साथ 2 केसेस शेयर करूंगा, 2-2 मिनट लूंगा, कि जिसमें साफ पता लगता है कि किसी की कोई गलती नहीं थी, बट उसको फिर भी फंसाया गया। एक हमारा केस था जिसमें एक लेडी को शादी के 1 साल बाद वो पोछा लगा रही थी और इन्वर्टर के करंट से उनकी डेथ हो जाती है। बट जो लड़की के घर वाले थे, उन्होंने फिर फोर्स करा कि नहीं, ये इन्वर्टर, साफ दिखता था वो कि जो लाइव करंट था, उसकी फोटो थी कि वहां पे एक तार था जो इसमें दिख रहा था कि यहाँ से करंट हो सकता है। फिर जिसकी रिपोर्ट आई उसमें पता लगा करंट से इसकी डेथ हुई है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको। उन्होंने 6 साल तक वो केस बढ़ाया। क्यों? कि भाई हमें यहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इस पैसे पे करेंगे, सबको सजा दिलवाएंगे, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा एक हमने केस करा था जिसमें एक लड़की की फोर्सफुली शादी कराई, वो ना चाहते हुए भी वहां शादी नहीं करना चाहती तो उसकी शादी कराई। क्यों? समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा, हमें जहां पे करानी है तुम्हें वहीं करनी होगी। उस लड़की ने शादी की, जबरदस्ती उसकी शादी हुई। शादी के मुझे लगता है 2-3 हफ्ते ही वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, तो उसके हस्बैंड को लगता था कि शायद ये इस एनवायरनमेंट में अभी ढल नहीं पाई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और 3 हफ्ते बाद ही शादी के उसने सुसाइड कर लिया। तो जो उसके घर वाले थे, लड़की घर वाले, उन्होंने सब जगह ये कि दहेज के लिए हमारी लड़की को मार दिया, रोना धोना करा। बट जब इसमें पुलिस ने काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, जब उन्होंने उसका व्हाट्सएप चैट देखा लड़की का, तो उसमें सब दिखा कि मेरे घर वाले, वो अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था उससे बात करती थी, उसे बताती थी कि लड़का बहुत अच्छा है, बट इन्होंने जबरदस्ती मेरी यहाँ शादी करी है, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी और मुझे जिंदगी जीनी नहीं है, और या तो तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ, और मैं अपने घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगी, उन्होंने मेरे साथ इतना गलत करा, और मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। तो उस तरीके की चैट उसमें मिली, तो वहां से उस बच्चे को बचाया गया। हालांकि आज काफी फोरेंसिक काफी इंप्रूव कर गई है, एविडेंसेस को कलेक्ट करना काफी आसान हो गया है, बट उसके बाद भी कन्विक्शन रेट इतना कम है क्योंकि इसमें फेक लोगों को फंसाया जाता है। इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि हम 304B को अच्छे से जानें कि डाउरी डेथ एग्जैक्टली है क्या। उसके अलावा जो ऐसे केसेस में लोग फंसते हैं, हमें एक दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि हो सकता है उन्हें बेवजह फंसाया जाता हो। एट लास्ट, थैंक यू सो मच राहुल, आपका यहाँ आने के लिए और सब कुछ बताने के लिए।
और ये काफी अच्छा रहेगा लोगों को जानने के लिए कि आज उन्होंने जेल लाइफ को भी जाना होगा, और ये जरूर जाना होगा, हर इंसान जो हमारे पॉडकास्ट पे आया उसने जेल के लिए बहुत गलत बताया, क्योंकि उसके साथ परेशानी वो उसने झेली है, लेकिन आपने उसे पॉजिटिवली लिया, वहां काम करा, अपने इंटरेस्ट दिखाया, लोगों को असिस्ट करा, हेल्प की, जिसकी वजह से आप वहां पे अच्छे से आराम से रह पाए। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल पाया कि जहां आप रह सकते हैं। तो हम वहां से सीख सकते हैं कि जेल में भी अगर आप अच्छे से रहोगे जी, और दूसरों की हेल्प करोगे, अपने इंटरेस्ट को जानोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझे जेल में है तो मुझे काटनी है ये, बिल्कुल, तो आप वहां पे भी इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।